बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट करें हमारे नेक्स्ट जो 4 सिस्टम है हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपके जो 8 सिस्टम है वो आपके एंड अप हो जाएंगे। सुकून से आपने सिस्टम को पढ़ना है। आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम एक सिस्टम आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेक लें आप 30 मिनट की, 20 मिनट की, फिर एक और सिस्टम करें, फिर 30 मिनट की ब्रेक लें, फिर एक और सिस्टम पढ़ें एंड देन लास्ट सिस्टम। तो ब्रेक लेके पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। तो आपने जो सा वो मज़े लेके जो सा वो पढ़ना है, ठीक है। तो हमने JIT सिस्टम के 36 टॉपिक हाई यील्ड उठाए हैं, रीनल के 40 हैं, बाकी की जो से हैं वो 30 हम जो टॉपिक्स हैं वो उठाए हैं। बहुत ज़्यादा हैं, 30 भी बहुत ज़्यादा हैं। मिनिमम जो सा वो 15 to 20 जो सा वो आपके आ सकते हैं, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक जो सा वो मिस ना हो जाए। GERD के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं कि GERD के अंदर मसला क्या होता है। कि आपको पता है कि जो GERD की सिचुएशन के अंदर जो आपका लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है उसमें जो एसिड होता है वो बार बार रिफ्लेक्स करने की वजह से, वापस आने की वजह से वो जो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है उसको इरिटेट कर रहा होता है। तो एसोफेगस जो सा होता है वो एसिड जो सा वो टॉलरेट नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि जो आपको एसोफेगस होती है वो स्केमस एपिथेलियम से जो सा वो बनी होती है, क्लियर। और जो आपकी क्या कहते हैं स्टोमिक की जो होती हैं वो आपकी कोलमनर एपिथेलियम से जो सा वो बनी होती है, ठीक है। तो इस वजह से एसिड जो सा होता है वो आपका कोलमनर एपिथेलियम टॉलरेट कर सकता है, बट स्किमस एपिथेलियम जो सा वो आपको टॉलरेट नहीं कर सकता। तो इसलिए जो एसोफेगस है वो एसिड टॉलरेट नहीं करता, इसलिए जो हमें रेट्रोस्टेनल बर्निंग जो सा वो हमें फील हो रही होती है। रेट्रोस्टेनल बर्निंग, सोर थ्रॉट, सोर टेस्ट एंड क्रोनिक कफ, या हॉर्सीनेस जो है वो हमें GERD के अंदर जो है वो सिम्टम देखने को मिल होते हैं। सिम्टम जो है वो बेसिकली कब होते हैं, जब आप खुराक वगैरह खाते हैं। जब आप खुराक वगैरह खाते हैं तो आपके जो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है वो इतना आपका लूज़ होता है कि एसिड जो है वो रिफ्लेक्स बैक इजीली हो सकता है, ठीक है ना। ये उसके बाद आप खाना खाने के बाद जैसे आप लेटते हैं तो आप समटाइम आप फील करते हैं ना कि आपकी जो खुराक है वो आपकी यहाँ गले तक आ गई है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद जो लेट जाते हैं उनके अंदर जो वो ज़्यादा जो है वो सिम्टम्स होते हैं। एंड लॉन्ग स्टैंडिंग अगर आपकी GERD रहे तो वो लीड करती है बैरेट्स एसोफेगस में, और बैरेट्स एसोफेगस से जो है वो कार्सिनोमा का रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो एसिड रिफ्लेक्स फ्रॉम स्टोमिक into the esophagus due to weak lower esophageal sphincter. Heartburn after meal, words laying down relieved by antacids. GERD के अंदर आपको रेस्ट्रोस्टेनल पेन देखने को मिल रहा होता है, और MI के अंदर जो है वो गिव प्रेशर लाइक एक्सर्शन पेन विद ECG ट्रोपोनिन चेंजेस। नेक्स्ट वो कहता है कि बैरेट्स एसोफेगस। बैरेट्स एसोफेगस में क्या होता है कि GERD की क्रोनिक, मतलब अगर GERD बहुत लंबे अरसे तक आपको जो है वो GERD रहा है, आपको वो बीमारी रही है, और उसकी वजह से आपकी जो लोअर एसोफेगस की जो नॉर्मल स्केमस एपिथेलियम होती है वो आपकी इंटेस्टाइनल टाइप कोलमनर सेल्स के अंदर जो है वो चेंज होती है, यानी कि स्केमस एपिथेलियम से कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया। सो मेटाप्लेजिया ऑफ लोअर एसोफेगस इज कॉल्ड एज बैरेट्स एसोफेगस। और एसिड जो है वो ईयरी से बचाने के रिस्पॉन्स जो है वो होता है, लेकिन जो है प्री मैलिग्नेंट जो है वो कंडीशन हो जाती है, और पेशेंट जो है यूजली लॉन्ग रिफ्लेक्स हिस्ट्री के साथ आपके पास प्रेजेंट करता है। एज वेल एज एक इंपॉर्टेंट लफ्ज़ होता है एम्पायरिकल ट्रीटमेंट, कि पहले से जो है वो आपका इमिप्राजोल वगैरह जो है वो यूज़ करता रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें बैरेट्स एडिनोकार्सिनोमा का जो रिस्क होता है वो आपका बढ़ता चला जाता है। पहले GERD की कंडीशन होती है, फिर उसके बाद आपको बैरेट्स एसोफेगस की होती है, और फिर आपको जो है वो एसोफेगल एडिनोकार्सिनोमा की जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है। एसोफेगल एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में होता है कि ये आपका जो लोअर थर्ड है मोस्ट कॉमनली इसके अंदर होता है, और जो मिडल और आपका अपर होता है, अपर थर्ड एसोफेगस का स्क्वेमस सेल उसके अंदर होता है। दोनों की जो एक्सप्लेनेशन है वो चेंज है। एडिनोकार्सिनोमा हमने अभी पढ़ा है कि आपका लोअर एसोफेगल का जो है वो कैंसर है। और एक मिनट पंखा बंद कर दूँ। अच्छा, एसोफेगल एडिनोकार्सिनोमा जो है वो आपका कैंसर होता है लोअर एसोफेगस का, ठीक है। जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था कि बार रिफ्लेक्स की वजह से बैरेट्स एसोफेगस होता है, उसका मेटाप्लेजिया होता है, और उसकी वजह से आपको जो उसकी लाइनिंग्स है वो आपकी चेंज हो जाती हैं। तो लोअर एसोफेगस का कैंसर यूजली क्रोनिक GERD या बैरेट्स एसोफेगस के बैकग्राउंड में जो है वो डेवलप होता है, और पेशेंट जो है वो प्रोग्रेसिवली उसको डिस्फेगिया, वेट लॉस, क्रोनिक GERD की हिस्ट्री होती है। एसोफेगल एडिनोकार्सिनोमा का जो पेशेंट है वो हमने खुद भी देखा हुआ है कि पेशेंट दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है, सिर्फ लिक्विड इंटेक कर पाता है, सॉलिड इंटेक नहीं कर पाता। एंड इट कैन डिफ्रेंशिएट यू विद एक्लेजिया, वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। कहीं पे भी अगर आ जाए कि आपका पेशेंट आपके पास आया और उसको जो है वो एसोफेगल कार्सिनोमा है,
एंड उसके अंदर जो पेशेंट है वो लिक्विड की जो इनटेक है वो कर पा रहा है, बट जो सॉलिड है उसकी जो इनटेक है वो नहीं कर पा रहा, तो इट इज़ अ क्लासिकल साइन ऑफ एसोफेगल कार्सिनोमा और वेट लॉस की हिस्ट्री भी अगर दे रहा है तो। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो वो आपकी क्या होती है, अगर लिक्विड भी नहीं ले पा रहा और सॉलिड भी नहीं ले पा रहा, वो आपका एक्लेजिया होता है, बिकॉज उसके अंदर आपके जो ऑर्बैक्स और मेजेंटेरिक प्लेक्सिस होते हैं, जिसे हमारे जिसको जो हमारे नर्व्स का काम कर रहे होते हैं, पेरिस्टालसिस का काम कर रहे होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसके अंदर आपको क्रोनिक गट हिस्ट्री, वेट लॉस और डिस्फेगिया होते हैं। इसके अंदर ना जो ये पेशेंट होता है इसके अंदर ना हम ट्यूब डालते हैं, जिसे हम जिजोनोस्टमी वगैरह कहते हैं ना, हम वो ट्यूब डालते हैं ताकि जो है वो आपकी ट्यूब जिजोनोस्टमी के नाम से होती है कि डायरेक्टली जो है वो फूड आपकी क्या है जिजनम के अंदर जो है वो चली जाए। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके अंदर जो है वो पहले आपको सॉलिड के अंदर डिफिकल्टी देखने को मिल रही होती है और फिर आखिर में फिर आपको लिक्विड के अंदर दोनों मतलब पहले सॉलिड के अंदर होती है, फिर लिक्विड के अंदर होती है, फिर उसके बाद आपको अगर मोस्ट कॉमनली जो है वो ज़्यादा देर तक रहे तो फिर आपको बिल्कुल ही पेशेंट ना बोल पा रहा होता है। ठीक है ना, ये पेशेंट हमारे अभी भी मुझे याद है कि बेड नंबर 2 के ऊपर आया था और हमारी ही सिटी से था, दैट्स मुझे याद है। तो वो पेशेंट जो है वो एक तो वेट लॉस उनका बहुत ज़्यादा हुआ था और दूसरा इतना वेट लॉस हो गया था कि यकीन करें उनसे बोला तक नहीं जाता था। एंड फ्रॉम लास्ट 3 to 4 डेज़ उन्होंने अब एक घूंट पानी तक का भी जो है वो नहीं पिया था, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आईवी फ्लूइड जो है वो लग रहे थे। खैर, तो आपका जो एडिनो कार्सिनोमा होता है आपका लोअर एसोफेगस के अंदर होता है और अपर जो एसोफेगल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ये आपका स्मोकिंग या अल्कोहल की वजह से हो रहा है। तो अपर एंड मिडल एसोफेगल लिंक्ड विद स्मोकिंग एंड अल्कोहल, तो ये आपको इसमें देखने को मिल रहा होता है स्मोकिंग और अल्कोहल के अंदर होता है। प्रोग्रेसिव डिस्फेगिया अल्कोहल और स्मोकिंग हिस्ट्री, याद रखिए अगर स्मोकिंग अल्कोहल हिस्ट्री आती है और इसके जो कार्सिनोमा का जिक्र करते हैं और आपको वेट लॉस देखने को मिल रहा होता है और डिनोफेगिया पेनफुल जो खुराक है उसको अंदर ले जाते टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ होना जिसको हम ऑडिनोफेगिया कहते हैं, उसके साथ प्रेजेंट करें तो वो क्या होता है आपका एसोफेगल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। तो स्क्वेमस जो आपका जो कैंसर है उसका जो रिलेशन है वो आपका गर्ड से नहीं होता। ठीक है, वो आपका अल्कोहल या आपकी स्मोकिंग की वजह से होता है। तो जो आपके कार्सिनोजेंस वगैरह होते हैं वो आपकी लाइनिंग्स को जो है वो इरिटेट कर रहे होते हैं बार बार। एक्लेजिया वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आपको क्या होता है फेलियर ऑफ लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन ड्यू टू मेजेंटेरिक प्लेक्सिस। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हम जो मोनोमिट क्या कहते हैं पोइम करते हैं, क्या इसे कहते हैं पोइम। इसके अंदर वो जो हम जो जगह होती है ना हमने उसको जो है वो डायलेट करना होता है। यकीन करिए पोइम का प्रोसीजर एटलीस्ट भी 3 to 4 आवर्स का होता है, 3 to 4 आवर्स का होता है। जो एक्लेजिया कार्डिया के जो पेशेंट होते हैं ना 3 to 4 आवर्स का पोइम का पेशेंट होता है। और जिस दिन ये पोइम का पेशेंट होता था ये जब मैं गैस्ट्रो कर रहा था तो उस ड्यूरेशन के अंदर हम मिनिमम कोलोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी जो है वो रखा करते थे या डायलेशन नहीं रखा करते थे। इसके अलावा और प्रोसीजर जो है वो पेंडिंग पे रखते थे। तो क्योंकि देखें ना 9 बजे अगर पेशेंट एंटर होता है ना तो एटलीस्ट भी 1 बज जाते हैं उसको एग्जिट करते करते, तो आखिर में 2 बज जाते थे और हमने जो है रिपोर्ट्स भी बनानी होती थी। तो इस दिन जो है वो आपका मिनिमम जो है वो पेशेंट रखे जाते थे। तो याद रखें एक्लेजिया के अंदर जो है वो पोइम का जो है वो प्रोसीजर हमें देखने को मिला होता है। और इसके अंदर आपको क्या होता है कि आपकी जो मेजेंटेरिक प्लेक्सिस होती हैं और ऑर्बैक्स प्लेक्सिस हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिससे आपका लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं कर पाता, ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, जब तक इसको कोई करंट नहीं मिलेगा, ओपन कोई खोलने का नहीं कहेगा, तो इसके अंदर चाहे आप पानी डालें चाहे आप सॉलिड डालें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ें ही जो है इंसान जो है वॉमिट कर देता है। ठीक है, तो पेशेंट के अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों की होती है और बर्ड बीक साइन इज अ क्लासिकल क्लू ऑफ एक्लेजिया, ये आपको सबको पता है। तो फूड एस्फेगस के अंदर आपका रुक रहा होता है जिसकी वजह से आपको रिगर्जिटेशन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट और आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं। सॉलिड ओनली सजेस्ट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, सॉलिड प्लस लिक्विड सजेस्ट मोटालिटी डिसऑर्डर जो आपका एक्लेजिया के अंदर होता है। मेलोरिविस टेयर और बोरहेप सिंड्रोम के अंदर दोनों के अंदर फ़र्क हमें देखने को मिलता है कि मेलोरिविस टेयर के अंदर टेयर आ गया तो इट मीन्स आपकी जो लाइनिंग है वो इन्वॉल्व हुई है। याद रखें जो मेलोरिविस टेयर है इसके अंदर आपकी म्यूकोजा सब म्यूकोजा इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन जो बोरहेप सिंड्रोम है उसके अंदर सारी लेयर जो है आपकी इन्वॉल्व हो रही होती हैं। ठीक है ना, फोर्सफुल वॉमिटिंग हो या रैचिंग हो, उसके बाद आपकी जो गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन है उसके ऊपर आपका जो सुपरफिशियल है उसके अंदर म्यूकोजल टेयर हो जाता है यानी कि फट जाता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग के बाद आपको हेमेटोमेसिस यानी कि ब्लड की वॉमिटिंग वगैरह जो है देखने को मिल रही होती है। कॉमनली अल्कोहलिक पेशेंट जिससे आपके कार्सिनोजेंस आपकी लाइनिंग के ऊपर अफेक्ट करें, उन्हें कमज़ोर बना रहे हो, उनमें होता है। तो प्रेगनेंसी के अंदर हमें देखने को मिल रहा होता है बिकॉज ऑफ वो आपका जो प्रेगनेंसी है उससे आपका प्रेशर पड़ रहा होता है आपके एसोफेगस के ऊपर, फूड कैनाल के ऊपर। तो रिपीटेड वॉमिटिंग की वजह से पेशेंट के अंदर आपको टेयर देखने को मिल रहा होता है एंड इट कैन बी इजीली मैनेज मेलोरिविस सिंड्रोम। सो म्यूकोजल टेयर एट गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन आफ्टर फोर्सफुल वॉमिटिंग। एमसीक्यूज में क्या कहता है कि अल्कोहल या प्रेग्नेंट पेशेंट विद वॉमिटिंग विद एन हेमेटोमेसिस। और इसके अंदर हम जो है वो एंडोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं
और स्पेसिफिकली जो है वो टेयरिंग होता है उसको जो है हमने ठीक करना होता है। बोरहेफ सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि इट इज़ अ फुल थिकनेस एसोफेगल रैप्चर आफ्टर फोर्सफुल वॉमिटिंग, यानी कि इसके अंदर कोई एक लेयर इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि सारी की सारी जो है वो लेयर जो है इन्वॉल्व होती है। एसोफेगल इसकी फुल थिकनेस जो है वो रैप्चर हो जाती है और पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन या डिस्पनिया देखने को मिल रहा होता है विद फीवर एंड सबक्यूटेनियस एम्फेसीमा। ठीक है, सीवियर चेस्ट पेन आफ्टर वॉमिटिंग विद सबक्यूटेनियस एम्फेसीमा प्लस डिस्पनिया आपको जो है वो बोरहेफ सिंड्रोम के अंदर देखने को मिल रहा होता है। एंड दिस इज़ एन एमरजेंसी कंडीशन बिकॉज जो आपका मीडियनाइट ऐसा है या सेप्सिस है इसके अंदर मोस्ट कॉमनली जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, तो वॉमिटिंग के बाद अगर सीवियर चेस्ट पेन हो तो वो आपका रिलेट करता है बोरहेफ सिंड्रोम के साथ। ठीक है, तो बोरहेफ इज इमरजेंसी सोमेलरी विस्कास हेमेटोमेसिस बट नॉट मीडिया स्टेनाइटिस, क्योंकि इसके अंदर आपकी फुल थिकनेस होती है और ये आपकी जो चेस्ट है उसको भी इन्वॉल्व कर लेती है। व्हाट इज पेप्टिक अल्सर डिजीज, वेरी कॉमन। इसके अंदर दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती है, एक आपकी होती है ड्यूडनम की और एक आपकी होती है आपकी स्टोमिक की। तो अल्सर इन स्टोमिक और ड्यूडनम मोस्ट कॉमन कौन सा होता है आपका 90% जो होता है वो आपका ड्यूडनम के अंदर होता है और 80% जो होता है वो आपका स्टोमिक के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। क्यों? वजह ये होती है कि आपके जो स्टोमिक होता है, स्टोमिक के अंदर आपकी जो लेयर्स होती हैं ना वो बड़ी प्रोटेक्टिव होती हैं। ठीक है, क्यों? उसने ऑलरेडी आपके स्टोमिक एसिड से बचाना होता है। दैट्स वाई जो आपकी ड्यूडनम है वो आपकी उसके अंदर जो है वो प्रोटेक्टिव जो लेयर है वो नहीं होती। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो 90% डैमेज होते हैं वो आपके ड्यूडनम में होता है। दैट्स वाई जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा जो है वो ड्यूडनम के अंदर देखने को मिल रही होती है। तो स्टोमिक या ड्यूडनम की जो लाइनिंग होती है उससे जो वो एसिड है वो डैमेज कर रहा होता है, तो वहाँ आपका अल्सर बनना देखना स्टार्ट हो जाता है। एंड कॉमन कॉज ऑफ अल्सर इन इज एच पेलोरिया एनासिड्स। अब कॉमनली जो है वो एच पेलोरिया इन्फेक्शन या एनासिड जो होते हैं वो आपको लाइनिंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो पेशेंट के अंदर अब है एपिगैस्ट्रिक पेन, मोस्ट कॉमनली नोजिया, ब्लॉटिंग, मेलिना, हेमेटोमेसिस जो है कुछ। अगर कोई पूछे ना कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमेटोमेसिस विद एपिगैस्ट्रिक पेन, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने बताना है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। एपिगैस्ट्रिक पेन अभी तक आपने किसी के साथ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि पेन पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के साथ आपको विद हेमेटोमेसिस आपने सबसे पहले अगर अपर जीआईटी ब्लीड की बात की जाए तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ आपने जो है वो याद रखना है। ड्यूडनल अल्सर में जो पेन होता है वो फूड से इंप्रूव होता है। क्यों? देखिए, जब आप खुराक खाते हैं तो आपकी जो एसिड होता है ना वो आपका इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और जो जब स्टोमिक के अंदर इंक्रीज़ होता है और गैस्ट्रिक के अंदर जब फूड आप खा रहे होते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर आपके खुराक खाने से आपका एसिड इंक्रीज़ होता है, तो सारी बात है एसिड आपका गैस्ट्रिक के अंदर रिलीज़ होता है, तो आपको ड्यूडनम को जो है वो स्पेस मिल जाती है। उस टाइम पे वहाँ एसिड नहीं आता। हाँ, खाना खाने के बाद जो एसिड होता है वो वहाँ पे फ्लो करता है, तो वहाँ पे जो है वो आपको पेन आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप बिफोर फूड ड्यूरिंग फूड अगर आपको हो रहा है ना ड्यूरिंग, तो वो क्या है आपका गैस्ट्रिक अल्सर है। अगर आपको आफ्टर फूड है तो वो आपका क्या है ड्यूडनल है। और इसके अंदर आपका वेट लॉस होता है, पेशेंट इतना घबरा जाता है वो कहता है जी मैं खाना नहीं खाना, और इसके अंदर आपका वेट गेन होता है क्योंकि जो पेशेंट है उसको खाना खाने से जो है रिलैक्सेशन मिल रही होती है। नेक्स्ट वो बात करता है एच पेलोरी गैस्ट्राइटिस की। एच पेलोरी गैस्ट्राइटिस के अंदर क्या होता है कि जो स्टोमिक का म्यूकोजा होता है वो आपका डैमेज हो जाता है। गैस्ट्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक लाइनिंग्स। ठीक है ना, तो गैस्ट्रिक का जो म्यूकोजा वो आपका डैमेज हो जाता है। और जो यूरिएज इंजाइम है, यूरिएज इंजाइम से जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो आपका सर्वाइव करता है। तो जब आपका म्यूकोजा जो है वो डैमेज होता है तो जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसके अंदर आपको जो यूरिएज इंजाइम है वो आपका सर्वाइव कर होता है। तो जब क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है या पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है, गैस्ट्रिक कैंसर का जो रिस्क होता है वो आपका बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दैट एंजाइम। तो पेशेंट जो है वो क्रोनिक गैस्ट्रिक पेन, नोजिया या डिस्पेप्सिया के साथ आता है। एंड द मोस्ट कॉमन इज कि एच पेलोरी जो है उसके अंदर पॉजिटिव होता है। अब आप ये कहेंगे सर पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर भी तो एच पेलोरी पॉजिटिव होता है, साथ आप एनएसएड्स की जो है वो हिस्ट्री दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उसके अंदर आपको मेलिना और हेमेटोमेसिस की भी जो है वो हिस्ट्री साथ देखने को मिल रही होती है। इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ इसके अंदर जो यूरिया ब्लड टेस्ट है वो आपको पॉजिटिव होता है और आपको क्रोनिक गैस्ट्रिक पेन जो है आपको देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनासिड इंड्यूस्ड अल्सर। जो हम ऊपर पढ़ के आए कि एनासिड जो से होते हैं वो आपके कॉक्स जो इंजाइम्स होते हैं उनको इनहिबिट कर रहे होते हैं। किस इंजाइम्स को इनहिबिट कर रहे होते हैं? कॉक्स इंजाइम को जो है वो इनहिबिट कर रहे होते हैं, जिससे जो है आपकी जो पोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पोस्टाग्लैंडिन आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं। पोस्टाग्लैंडिन जो है वो नॉर्मली आपकी म्यूकोस और बाइकार्बोनेट के जो है वो बना के जो है वो स्टोमिक को एसिड से जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन जब ये प्रोटेक्शन कम हो जाती है, जब ये कॉक्स को इनहिबिट कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक अल्सर या ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही होती है। दैट मे लीड्स टू द पेप्टिक अल्सर डिजीज एज वेल। क्लियर? व्हाट इज गैस्ट्रिक कैंसर?
गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर जो स्टोमिक का जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मोस्ट कॉमन अगर जो आपसे पूछा जाए ना कि कॉमन जो रिस्क होता है, तो वो आपने बताना है कि कॉमनली जो जीआईटी के अंदर सबसे कॉमन वो हो सकता है ना कैंसर, तो आपका स्टोमिक का जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है। गैस्ट्रिक जो कैंसर होता है वो स्टोमिक के जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, जिसके जो रिस्क है वो एच और स्मोकिंग, स्पाइसी फूड्स या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस से जो है वो आपका बढ़ रहा होता है। मैं एक आपको कहानी भी सुनाऊंगा। पेशेंट जो सा होता है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट वेट लॉस के साथ अर्ली स्टाइटी जो है और एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है। वेट लॉस आ गया तो आपने सबसे पहले अपना माइंड आपने कैंसर की तरफ लेके जाना है, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि मान लो इस पेशेंट के अंदर वेट लॉस नहीं होता, उनके अंदर भी वेट लॉस हो रहा होता है, बट सीनियरियो बड़ा डिफरेंट होता है उसके अंदर, ठीक है। तो पेशेंट में वेट लॉस, अर्ली स्टाइटी, एपिगैस्ट्रिक पेन, अनीमिया और ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती हैं। तो अलार्मिंग जो सिम्टम्स है वो हमेशा आपके सीरियस होते हैं। तो डायग्नोज यूजुअली आपको क्या होता है इसके अंदर, एंडोस्कोपी, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपका हमारा एक दोस्त था, तो उसको जो है वो इंटेस्टाइनल जो है वो कार्सिनोमा था, एंड अल्लाह ताला उसको जो जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो उसकी ही वाज सो इंटेलिजेंट एंड आई थिंक ही गॉट एन एडमिशन इन एमबीबीएस एज वेल, आई थिंक सो फ्रॉम माय प्रोस्पेक्टिव के जहाँ तक मुझे बताया गया था कि उसका अब एमबीबीएस के अंदर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है उसका एडमिशन भी हो गया था। बट आफ्टर दैट उसका ऑपरेशन हुआ शौकत खानम में, और जो उसकी जो इंटेस्टाइन है उसको जो है वो कट कर दिया गया। बाकी जो है इंटेस्टाइन उनको प्रिजर्व किया गया, मतलब लाइक उसको जो वहाँ प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं वो आपको किया गया, ड्यूटम को जो है स्टोमिक के साथ जोड़ दिया गया, वट एवर सो। तो आफ्टर दैट ही वॉज माशाल्लाह वेरी मच ओके, घर आ गया, बिल्कुल ठीक हुआ। सिर्फ ये स्मोकी फूड्स खाने की वजह से दोबारा से जब उसने फूड्स वगैरह इंटेक करना स्टार्ट किया, कभी कभी खा लेना, फिर वही स्मोक्ड फूड जो सी हैं वो आपने दोबारा से खाने की वजह से उसको दोबारा से जो है वो इंटेस्टाइन जो कैंसर है वो आपका रेज हुआ। और इस टाइम जब कैंसर हुआ तो ही कुडंट सर्वाइव, और वो फिर एटलीस्ट भी 2 से 3 महीने जो वहाँ पड़ा रहा। एंड देन ऐसा ऐसा जो वेट लॉस की हिस्ट्री है वो सेम वही कॉमनली चीज़ें चलती रही। एंड देन जब आपकी पूरी इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो चुकी है, उसको निकालना है, हाउ कैन अ पर्सन और हाउ कैन अ पेशेंट कैन सर्वाइव विदाउट एनी इंटेस्टाइन, टोटल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, और आपका स्टोमिक को भी कट किया जाए। तो he was the most beautiful person and the most good looking as well as, और एक एमबीबीएस का स्टूडेंट होना, इतनी मेहनत करना और फिर एमबीबीएस के अंदर जाना, तो इट वाज सो पेनफुल। खैर, तो वेट लॉस की जो हिस्ट्री है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, विच द मोस्ट कॉमन इज़ द वर्सन। जो चीज़ें जो आपको वर्सन करी होती हैं, ये आपकी ये स्मोकिंग, नाइट्रोजमीन, स्मोक फूड्स वगैरह होते हैं जो आपकी कैंसर को जो है वो आपका बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। जैसे अभी मुझे लिटरली अभी भी क्या कहते हैं अपना खट्टे डकार और ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मेरी इतनी ज़रूरत है कि मैंने फिर भी ऊपर से चाय पी ली है। साफ जैसी बात है, उसने जाके इफेक्ट ही करना है और क्या करना है, ठीक है ना। कैफ़ीन है और सर, और मैं ऐसी भी नहीं पीता, मैं तो कॉफ़ी और उसको मिक्स करके पी रहा होता हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि कभी भी अगर आपको कोई मसला हो तो कभी भी आपने चीज़ों को ये नहीं करना कि आपको कोई मसला हुआ और आप जो उस चीज़ को इन्हांस करें अपनी बॉडी के अंदर, उसको आप जितना कूल रखेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा, सीलिक डिजीज़ का क्या मतलब होता है? सीलिक डिजीज़ के अंदर आपकी ग्लूटेन सेंसिटिविटी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखना। इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप डिटेल के अंदर भी पढ़ सकते हैं, मैंने डिटेल लेक्चर पढ़ाया हुआ है, ये वैसे डिटेल के अंदर आप पढ़ लेना। सीलिक डिजीज़ के अंदर आपकी ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है। हमारे एक ऐसा है डॉक्टर अब्दुल मोईद, बहुत कॉम्पिटेंट है, उनको सीलिक डिजीज़ है। सो ग्लूटेन सेंसिटिविटी के अंदर जो वो ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, जिसमें आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके जो विलाई होते हैं वो आपके डैमेज होते हैं। तो ऑटोइम्यून ग्लूटेन सेंसिटिविटी काजिंग स्मॉल इंटेस्टाइन विलियस एट्रोफी, जो विलियस होते हैं जो आपके अब्जॉर्प्शन का काम कर रहे होते हैं वो आपके तबाह हो जाते हैं। तो विली जो डैमेज से आपकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी फूड अब्जॉर्ब नहीं होती। अब जब आप जो है ग्लूटेन फ्री डाइट लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, लेकिन अगर आप ऐसी डेयरी मिल्क प्रोडक्ट या ऐसी डाइट लेंगे जिसके अंदर ग्लूटेन होगा, उसकी वजह से आपको जो है वो डायरिया, वेट लॉस और ब्लॉटिंग जो है हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। एज वेल एज जिसके अंदर जो है वो आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया भी आपको देखने को मिल रहा होता है। एंटी टीजीटी जो है वो आपका मोस्ट कॉमन जो एंटीबॉडीज़, अगर कहीं पे भी पूछा जाएगा इनिशियली आपने कौन सा करवाना है, तो आपका मोस्ट कॉमनली एंटी टीटीजी एंटीबॉडी है विद IgA एंटीबॉडीज़, ये याद रखना, IgA एंटीबॉडीज़ इसके अंदर जो है वो देखना होता है, ठीक हो गया। तो आपकी जो अब्जॉर्प्शन के अंदर ये जो म्यूकोजल इरिटेशन है उसके अंदर आपका IgG रोल प्ले कर रहा था। तो सीलिक इंप्रूव्स विद ग्लूटेन फ्री डाइट। लैक्टोज इंटॉलरेंस का, अब लैक्टोज इंटॉलरेंस जो हम नीचे पढ़ेंगे, काज ब्लोटिंग, डायरिया विदाउट ऑटोइम्यून डिजीज। लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर भी वही है कि आपको जो लैक्टेज एंजाइम उसकी डेफिशिएंसी होती है, जिससे जो मिल्क शुगर ये डाइट है वो जो है वो आपकी डाइजेस्ट नहीं होती। तो अनडाइजेस्टिक जो लैक्टोज होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर ऑस्मोटिक डायरिया, क्योंकि एक चीज़ जब नहीं अब्जॉर्ब हो रही तो बॉडी ने तो उसको बाहर निकालना है, तो उसकी वजह से आपको ऑस्मोटिक डायरिया, ब्लोटिंग या क्रैम्प्स वगैरह, गैस वगैरह की जो है आपको हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है।
तो आपने जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ना, ये नहीं लेने होते। तो ब्लॉटिंग, क्रैम्प एंड डेयरी आफ्टर द मिल्क, ये मोस्ट कॉमनली जो है वो लोगों के अंदर होता है कि क्रैम्प्स और गैसेस वगैरह आपको देखने को मिल रही होती है बिकॉज ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो सिम्टम्स में आपने ये करना होता है कि उनको कंट्रोल करने के लिए आपने डेयरी प्रोडक्ट्स के जो है वो बंद करवाना होता है, और क्या कहते हैं अपना उनको जो है वो आपने कहना होता है कि आपने ये वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने, इसके अदर जो है वो आप अल्टरनेटिव जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आपकी इंपॉर्टेंटली दो डिजीज़ आ जाती हैं, विच इज़ IBD, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, विच इज़ क्रोन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोन डिजीज़ के अंदर जो बाउल डिजीज़ होती है वो आपकी माउथ टू एनस तक होती है, एंड इट में लीड्स टू द ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। सारी लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं, दैट कैन बी अफेक्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ठीक है ना। अब इन्फ्लामेशन क्या होती है, ट्रांसम्यूरल होती है, इसीलिए सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए इसके अंदर आपको फिस्टुलास जो है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन इसके अंदर आपको ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही होती हैं, स्ट्रिक्चर्स देखने को मिल रहे होते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपको स्किप लीजन्स जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आपको कॉन्टिन्यूसली लीजन्स जो है वो देखने को मिल रही होती हैं, और इसके अंदर आपको लेड पाइप अपेयरेंस जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आपको कोबल स्टोन अपेयरेंस जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है। तो क्रोन्स हैज स्किप लीजन्स, फिस्टुलास, अल्सरेटिव कोलाइटिस हैज कंटिन्यूसली विच इज लिमिट टू द कोलॉन। सो क्रोन्स इज ट्रांसम्यूरल विद स्किप लीजन्स प्लस फिस्टुलास, क्वेश्चन इस तरीके से आता है। एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होता है कि आपके म्यूकोजल की इन्फ्लेमेशन होती है जो आपके रेक्टम से स्टार्ट होती है और कॉन्टिन्यूसली जो है वो आप पर एक्सटेंड करती है, ठीक है ना। तो पेशेंट को जो है वो ब्लडी डायरिया की जो है वो आपको वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अगर आपको ब्लडी डायरिया की जो है वो हिस्ट्री मिल रही है विद continuous lesions और continuous lesions without any with cobblestone appearance, तो आपने जो है वो आपने क्या लगाना है, आपने ब्लडी डायरिया लगाना है। ब्लडी डायरिया हो तो आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस लगाना है, विच इज़ वेरी कॉमन। और मैंने आपको ग्रुप्स के अंदर भी ये जो सी चीज़ है अल्सरेटिव कोलाइटिस की इमेजेस हैं वो मैंने आपको दिखाई हुई है। अगर नहीं दिखाई हुई तो कोई बच्चा अगर सुन रहा है तो मुझे आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की पूरी जो वो वीडियो मैंने बनाई थी कि किस तरीके से लीजन्स नज़र आ रही होती हैं वो मैं आपको जो है वो भेज दूँगा। देखता हूँ कौन से बच्चे जो है वो यहाँ से पढ़ के मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो है वो इमेज दिखाएं। वो एंडोस्कोपी के ऊपर मैंने की थी, तो उसके अंदर मुझे जो है वो मैंने कॉपी उसे कैच की थी। तो पेशेंट के अंदर क्या होता है, ब्लडी डायरिया, अर्जेंसी होता है, टेनसमस होता है, और अब्डोमिनल पेन हो सकता है, और पेशेंट को जो है वो हमने कोलोनोस्कोपी जो है वो हमने करनी होती है, ठीक है ना। तो फिस्टुला जो होते हैं वो अनकॉमन होते हैं क्योंकि इसके अंदर ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ऑल लेयर्स इन्वॉल्व नहीं हो रही होती, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन होती है वो सुपरफिशियल होती है, सारी इन्वॉल्व नहीं होती। तो लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सरेटिव, अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैंसर अदर क्रोन्स डिजीज अल्सरेटिव, तो आपने बताना है अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो ज़्यादा कैंसर जो है रिस्क जो है बढ़ा रहा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द क्रोन्स डिजीज। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हैज अ टॉक्सिक मेगाकोलोन एंड कोलोन कैंसर इज क्रोन्स हैज अ फिस्टुलास एंड स्ट्रिक्चर्स। टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या होता है कि आपकी जो सीवियर कोलाइटिस की जो कॉम्प्लिकेशंस में आपकी टॉक्सिक मेगाकोलोन आ जाता है, जिसमें आपकी जो कोलोन है वो मैसिवली क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। जो कोलोन है आपका एदर असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड, वो आपका जो है वो आपका सीवियरली जो है वो आपका इलाज होता है, मैसिवली डायलेट हो जाता है। तो पेशेंट जो है वो आपका अगर टॉक्सिक मेगाकोलोन है तो इन्फेक्शन की वहाँ पे आ रही है, इन्फ्लेमेशन आ रही है, तो पेशेंट जो है वो फीवर, अब्डोमिनल डिस्टेंशन, टैकीकार्डिया और सिंपैथेटिक जो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी है उसके साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। और इसके अंदर टॉक्सिक मेगाकोलोन के अंदर जो परफोरेशन और सेप्सिस है उसका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पेशेंट प्रेजेंट यू विद हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग टर्म हिस्ट्री ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, बट प्रेजेंट with fever, abdominal distension and systemic toxicity or a sepsis, it is a common sign of toxic megacolon। तो severe colitis के अंदर जो है वो आपने एंटी डायरियल जो ड्रग्स होते हैं जो उसके अंदर हो रहे होते हैं, तो आपने जो है वो ब्लडी डायरिया उसके अंदर आपने जो है वो अवॉइड करने होते हैं, ठीक है। तो डोंट गिव एंटी डायरियल इन severe colitis, they can worse the dilation। What is IBS? आपको पता है IBS ये अब कॉमनली आपके जो आगे आने वाले डेज़ हैं आपको IBS ही होना है। मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं आफ्टर 11 फील कर लेना, 11, 12, 13, 14, 15, 16 को आपको सवेर IBS होगा, 17 को तो आपको वैसे ही IBS होगा। हाँ, 18 को आपका IBS जो है वो ख़त्म हो सकता है, फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 को आपको दोबारा से IBS हो जाएगा जब आपके रिजल्ट आना होगा NRE का, और उसके बाद आपका पास हो या फेल हो, इंशाल्लाह सारी पास होंगे इंशाल्लाह। तो क्या कहते हैं आपको जो है वो IBS आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो ये आपको लिमिट जो है वो IBS आपको देखने को मिलेगा कुछ दिनों में, ठीक है। तो फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता है, आपने स्ट्रेस को जो है वो कंट्रोल करना होता है। पेशेंट जो है अब्डोमिनल पेन के साथ आता है, डायरिया के साथ आता है, कॉन्स्टिपेशन के साथ भी आ सकता है, मिक्स के साथ भी आ सकता है। तो बाउल हैबिट्स हैं वो आपकी चेंज हो जाती हैं, तो पेन जो है वो आपको डेफिकेशन के साथ जो है वो आपका इम्प्रूव हो जाता है। तो वेट लॉस, ब्लड इन स्टूल, एनीमिया, फीवर, ये
आपको जो IBDs के कंडीशंस में देखने को मिल रहा होता है, इसके अंदर सिर्फ ये ऑर्गेनिक डिजीज़ होती है और ये खुद ब खुद जो है वो आपको ठीक हो जाता है, ठीक है। स्पासपोफॉन अगर आप टैबलेट लेना चाहें तो उसके अंदर ले सकते हैं, मेट्रोनिडाज़ोल वगैरह। एक्यूट अपेंडिसाइटिस क्या होता है? जनरल सर्जरी के अंदर भी और जनरल मेडिसिन के अंदर भी जो है वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन क्योंकि JIT है तो हमने अपेंडिसाइटिस पढ़ना है। तो अपेंडिसाइटिस के अंदर आपको पता है कि आपके अपेंडिक्स की जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, आपकी अपेंडिक्स है उसके अंदर अपेंडिक्स हो जाती है जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, और उसकी वजह से आपको इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो पहले जो है वो पेन जो है वो पहले आपका प्री एम्बेलिकल होता है, ठीक है ना, एम्बेलिकल से पीछे, ठीक है ना, प्री एम्बेलिकल होता है, फिर उसके बाद आपका जो है वो राइट जो फॉर एग्जांपल ये आपका एम्बेलिकल है और आपका ये जो है आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, यहाँ से आपका जो है वो आपका इस तरीके से जो है वो रेफर कर रहा होता है पेन, ठीक है। तो आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो माइग्रेट करता है। फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीबाउंड टेंडरनेस, रीबाउंड टेंडरनेस कि दबाने के बाद जो है वो आपको जो है वो पेन बहुत ज़्यादा होता है छोड़ने के बाद। तो फीमेल के अंदर जो है वो पेशेंट के अंदर राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन तो होता है, लेकिन इसके अंदर आपको पता है अक्टोपिक प्रेगनेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरल मेडिसिन के अंदर मैं आपको बड़ा सर्जरी के अंदर आपको मैं बड़ा ट्रिकी जो है वो इसका चीज़ बताऊँगा। तो अगर राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन हो तो आपको ओवेरियन या टोबिल कॉज भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन NRE के अंदर अगर आप मेडिसिन के अंदर ये चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो आप 70% 70 to 90%, चले 90% एक्यूट अपेंडिसाइटिस की तरफ जाना, चाहे कोई भी सिनेरियो, वो ट्यूबर या एक्टोपिक प्रेगनेंसी मेडिसिन के अंदर नहीं पूछेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस का कोई भी क्वेश्चन है कि एक्टोपिक मतलब कि वो प्रेगनेंसी की तरफ भी हो कि वो प्रेगनेंट है, ये है फलां है या जो भी है, लेकिन वो साथ साथ ये दे देना कि उसको फीवर हो रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है, या नोजिया, वॉमिटिंग है, रिबाउंड टेंडरनेस है, या कुछ भी ऐसा देता है, आपने कभी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ नहीं जाना। ऑप्शन गायनी में पूछ रहे तो लगा देना, जनरल मेडिसिन के अंदर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपका ये हाँ, अगर डिफरेंशियल डायग्नोज पूछे तो फिर आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ओवरियन या ट्यूबल काज जो है वो आपने लगाना होता है। अच्छा, व्हाट इज़ डायवर्टिकुलोसिस? डायवर्टिकुलोसिस के अंदर क्या होता है? ये सारी नीचे आ जाते हैं, डायवर्टिकुलाइटिस, डायवर्टिकुलोसिस। डायवर्टिकुलोसिस में क्या होता है कि जो आपकी जो क्लोनिक वॉल होती है, स्पेशली आपकी जो सिग्मॉइड कोलोन होती है, उसके अंदर आपकी आउट पोचिंग जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे आउट पोचिंग बाहर की तरफ जो से एक चीज़ जो है वो आउटवर्ड जो है वो पहुँच हो गई है। तो एल्डरली पेशेंट के अंदर जो है मोस्ट कॉमन होती है क्योंकि उनकी जो लेयर्स होती हैं वो आपकी जो है वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो कभी कभी जो है वो आपको लोअर जो है JIT ब्लीडिंग है उसके ऊपर जो है हो सकता है, और इसके अंदर आपको इन्फ्लामेशन ज़्यादातर नहीं होती, सिर्फ जो है पॉकेट्स हैं या आउट पोचिंग आपको नजर आ रहे होते हैं। तो आउट पोचिंग ऑफ कोलॉन वॉल यूजली सिग्मॉइड कोलॉन, क्योंकि सिग्मॉइड कोलॉन जो होता है ना वो आपका बड़ा कमज़ोर सा जो है वो हिस्सा होता है, तो इसलिए मोस्ट कॉमनली जो है सिग्मॉइड कोलॉन जैसे इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो पेनलेस लोअर JIT ब्लीडिंग इन एल्डरली एंड एज वेल एज हम इसके अंदर क्लोनोस्कोपी करते हैं, व्यूड अप टू सिग्मॉइड कोलॉन। डायवर्टिकुलोसिस के अंदर आपको पेन लेस ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही है, एज वेल एज लोअर डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर आपको ITS है तो लोअर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है और विद फीवर होता है। तो डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर आपको इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो डायवर्टिकुला है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, ये इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो पेशेंट के अंदर आपको लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन, एब्डोमिनल पेन, फीवर, टेंडरनेस और ल्यूकोसाइटोसिस जो होता है, इनके अंदर क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस जो है वो आपका ज़्यादा होता है, आपके WBCs का लेवल ज़्यादा होता है, जो इन्फेक्शन को जो है वो शो कर रहा होता है। कभी भी आप जब कभी भी आप लैब फाइंडिंग देख रहे हो ना, मैं आपको ना अभी नीचे ALP जो बायोकेम है, ये जब हम ये पढ़ेंगे ना आपकी जनरल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसके अंदर ALP, AST, ALT और GGT वगैरह, मैं आपको एक इतना प्यारा सिनेरियो बताऊंगा ना हार्ट फेलियर का। आई विल बेट यू कि वो आज तक आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि आपने हार्ट फेलियर को नॉर्मल फाइंडिंग के साथ कि ALT, AST की वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, सिर्फ बिलीरूबिन बढ़ा हुआ है, और आप कहें कि यार ये क्या, ये कैसे हार्ट फेलियर हो सकता है, आपको बताऊंगा मैं वहीं पे। सो आपको वेट करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह जब मैं आपको वो सिनेरियो बताऊंगा ना ALT, AST के साथ आपने कैसे हार्ट फेलियर को देखना है, आई विल बेट यू कि आप कोई भी पेशेंट हेपेटिक इनकैफ का है, सिरोसिस का है, एसाइटिस का है, क्या कहते हैं अपना कैपिट मेडुजा का है, रेक्टल ब्लीडिंग का है, जो सिरोसिस की हिस्ट्री हो, CLD का है, DCLD का है, आप उसको फ़ौरन से आप उसकी लैब फाइंडिंग को देख के आप उसको बता सकते हैं कि आपका जो है वो जो लिवर है वो हार्ट फेलियर, जो लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है, हार्ट फेलियर कह रहा हूँ, लिवर फेलियर की तरफ जो है वो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर जो एल्डर पेशेंट होते हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमन होता है। तो अक्यूट अटैक जब होता है तो उसके अंदर जो है वो हम क्लोनोस्कोपी अवॉइड कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ परफोरेशन, कि वो जो साइट होती है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कमज़ोर होती है, ठीक है। तो ताकि परफोरेशन की वजह से हम क्लोनोस्कोपी को अवॉइड कर देते हैं, हम उसको जो क्या कहते हैं ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उससे जो है वो बेहतर करने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। फिर आपका आ जाता है कोलोन कैंसर। आपको मैंने भी बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोलोन कैंसर। अगर क्रोनिकली जो है वो देखें तो कोलोन कैंसर के अंदर अक्सर जो आपको एडिनोमेटस पॉलिप्स से जो है वो आपका स्लोली डेवलप होता है। राइट साइडेड कैंसर जो राइट साइडेड कैंसर है उसके अंदर आपको ओकल्ट ब्लीडिंग
और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिल रहा होता है। एल्डरली, वेट लॉस, एनीमिया, चेंज इन बाउल हैबिट। तो मैलिग्नेंसी किसी की वजह से होता है, एडिनोमेटस पोलिस। अच्छा, राइट कोलोन कैंसर है तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जो लेफ्ट साइडेड है और राइट साइडेड, ठीक है ना, और विद ऑकल्ट ब्लीडिंग मतलब ताज़ा। लेफ्ट साइडेड जो कोलोन कैंसर है उसके अंदर आपको ऑब्स्ट्रक्शन या चेंज इन स्टूल कैलिबर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन या कॉन्स्टिपेशन स्टूल का कैलिबर जो है वो आपको चेंज हो सकता है। तो वेट लॉस और चेंज इन बॉल हैबिट्स के जो अलार्म्स हैं वो आपको कोलोन कैंसर के आपको देखने को मिलेंगे। और कोलोनोस्कोपी आपको पता है कि हमने वैसे भी कोलोन कैंसर के अंदर करनी है। हेमोरॉइड्स क्या होते हैं? हेमोरॉइड्स आपको मोस्ट कॉमनली हमारे पाकिस्तान के अंदर 70 to 80% आपके पास जो है पेशेंट प्रेजेंट करते हैं सर्जरी के अंदर हेमोरॉइड्स के साथ। और इसके अंदर आपके जो एनर कनाल है उसकी जो वेन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपकी डायलेटेड हो जाती हैं, यानी कि डायलेटिव वेनस कुशन्स आपको देखने को मिल होते हैं। इंटरनल हेमोरॉइड्स, मैंने जब आपको एक अगर आपने हेमोरॉइड्स को अच्छे से पढ़ना है ना, मैंने आपको डिटेल के अंदर आपको जेईटी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है कि आपके जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं वो आपके पेनलेस क्यों होते हैं और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स आपके पेनफुल क्यों होते हैं, ठीक है ना। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है, आपकी सिर्फ नर्व की जो इंटरवेंशन होती हैं ना उन पे डिपेंड होता है कि फ्रेंडिक नर्व जो वगैरह जो है वो आपको किसको कर रही हैं, सप्लाई कर रही हैं, और दूसरी जो नर्व्स हैं वो आपको किसको सप्लाई कर रही हैं, और किस जो इंटरनल हेमोरॉइड्स हैं उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो पेन को सेंस कर सके। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स के अंदर आपको आप जो है वो आपकी जो है वो सेंस कर सकती हैं। तो पेन जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होती हैं वो पेनलेस होती हैं, लेकिन उसके अंदर आपको ब्राइट रेड जो पेनलेस ब्लीडिंग है वो आपको इंटरनल हेमोरॉइड्स में देखने को मिलेगी। पेनफुल एनल मास है या थ्रोम्बोस है वो आपको एक्सटर्नल मास के अंदर आपको जो है वो आपको हेमोरॉइड्स के अंदर देखने को मिल रही होती है। तो इंटरनल जो हेमोरॉइड्स होते हैं उनके अंदर आपको ब्राइट रेड ब्लीड आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है। यूजली टॉयलेट पेपर या आपको जो स्टूल सरफेस है उसके ऊपर आपको नज़र आता है। एक्सटर्नल हेमोरॉइड जो है वो पेनफुल होता है और इसके अंदर जो है आपको थ्रोम्बोसिस देखने को मिल रही होती है। और जब आप फिंगर इन करते हैं, आप चेक करते हैं, तो आप उसके अंदर जो वो क्लॉकवाइज जो है वो आप देखते हैं कि आपका 3 पे है, 7 पे है या 11 पे है, तो वो आप क्लॉकवाइज जो है वो आप देख लेते हैं। तो हेमोरॉइड्स जो सा हेमोरॉइड जो होता है वो अपने फिशर के साथ जो है वो थोड़ा डिफरेंट पेन जो होता है वो दोनों के अंदर होता है, इंटरनल हेमोरॉइड्स और जो आपके एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स और फिशर, क्योंकि दोनों के अंदर आपको जो है वो पेन देखने को मिल रहा होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जो एनल फिशर होता है उसके अंदर आपको जो एनल म्यूकोसा है उसके अंदर आपको टेयर देखने को मिल रहा होता है, जैसे हम बोरहेप सिंड्रोम के अंदर जो है वो पढ़ के आएंगे, जो टेयरिंग है मतलब फटना है आपकी लेयर्स का, वो आपको देखने को मिल रहा होता है। तो यूजुअली हार्ड स्टूल या कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो लाइनिंग होती है, म्यूकोसा होता है, वो आपका क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो टेयर इन एनल म्यूकोसा काजिंग पेनफुल डेफिकेशन, सीवियर पेन ड्यूरिंग स्टूल विद ब्राइट रेड ब्लड। उसके अंदर आपको इंटरनल हेमोरॉइड्स के अंदर देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको अपने ये पढ़ना है कि सीवियर पेन होगा विद ड्यूरिंग स्टूल, और पेशेंट जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन के साथ आपको प्रेजेंट करेगा। इंटरनल हेमोरॉइड्स में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन मिनिमम होगी, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है आपको पखाने के साथ ही आपको जो है वो ब्लड आ रहा होता है। पेनफुल ब्लीडिंग आफ्टर हार्ड स्टूल इज फिशर, पेनलेस ब्लीडिंग इज हेमोरॉइड्स, ठीक है। तो पेशेंट की जो पेन की वजह से आपको जो पेशेंट है वो स्टूल पास करने से जो है वो घबरा रहा होता है, ठीक है ना, जिससे आपको जो कॉन्स्टिपेशन होती है वो एनल फिशर के अंदर बढ़ जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन इज मोर रेगुलर टू द एनल फिशर एज कम्पेयर टू द हेमोरॉइड्स। अच्छा, फिर कहता है कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस क्या होता है। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में आपको पता है कि जो आपके पेंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो आपके ग्लैंड्स के अंदर एक्टिवेट होकर आपके पेंक्रियाज को जो है वो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, जो डाइजेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और कॉमन जो है काज होती है आपकी क्या होती है, गास्ट्रोन और अल्कोहल जो है वो होती है। वैसे तो आई गेट स्मैश के नाम से जो है वो आपने याद करनी है, विच इज़ आइडियोपैथिक, गास्ट्रोन, एथेनॉल वगैरह, ठीक है ना, लेकिन वैसे जो है मोस्ट कॉमनली आपकी गास्ट्रोन या अल्कोहल होती है। तो पेशेंट जो है वो सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ जो है वो आपको प्रेजेंट कर रहा होता है, जो आपको रेडिएट कर रहा होता है बैक की तरफ, और वॉमिटिंग होता है। हाई लाइपेज एंजाइम जो है इसके अंदर देखे जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स टाइम ड्यूरेशन। और क्या कहते हैं अपना जो पेशेंट होता है वो सीवियर उसको जो है वो पेन हो रहा होता है, और इतना पेन होता है कि सिर्फ उसको जो है ना, हम ये हमारे पास जब एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के पेशेंट आते हैं उन्हें इतना सीवियर पेन हो रहा होता है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के अंदर। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के अंदर फिर भी इतना कम नहीं होता, लेकिन एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में जब पेन होता है ना, इतना सीवियर होता है ना कि बंदा कहता है यार तुसी मेरी नर्व्स मतलब इसकी नर्व्स काटे। तो हम उनके नेल्बिन वगैरह या ऐसे टीके लगाते हैं जो हाईली जो है वो स्टीरॉयड होते हैं, जो आपकी जो है ना वो सही किस्म के जो है पेन को मैनेज कर सकें। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाज ड्यू टू गास्ट्रोन एंड अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। एपिगैस्ट्रिक पेन रिलेटेड टू द बाग विद हाई लाइपेज, तो लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक देन द अमाइलेज। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के अंदर ना ये जो एंजाइम्स की हिस्ट्री होती है ना यार, ये कहीं ना कहीं नॉर्मल देखने को मिल रहे होते हैं, बट ये होती है कि बस आपको लॉन्ग टर्म जो है वो पेंक्रियाटिक डैमेज देखने को मिल रहा होता है, हमारा अब्जॉर्प्शन या डायबिटीज़ पे की हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है, ठीक है ना। सारी बात है जब पेंक्रियाज डैमेज हो जाए
जाएगा तो उसमें डायबिटीज़ ऑलरेडी आ जाएगी। अल्कोहोलिसिटी, ओस्टिटोरिया और पैंक्रेटाइटिस की क्लासिफिकेशन से आप जो है वो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस को आप अच्छे से देख सकते हैं कि हाँ यार ये आपका क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है। और बेसिकली आपके जो सेल्स जो है वो डैमेज होते हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ देखने को मिल होती है। तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस काज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फेलियर। तो मोस्ट कॉमनली आपने इससे मैनेज देखना होता है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस को विद देयर लॉन्ग टर्म हिस्ट्री। पैंक्रेटिक कैंसर, एक बात याद रखना कि जब भी पैंक्रेटिक मास का पेशेंट आपके पास आएगा ना, आप जब भी आपका एपिगैस्ट्रिक पे जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है उसके ऊपर पल्पेट करेंगे ना, तो आपको मोस्ट कॉमनली उसका हेड का जो है वो सिस्ट या मास आपको फील होगा। तो इसलिए मैगलेंसी ऑफन इन पैंक्रेटिक हेड काजिंग पेनलेस जॉन्डिस, एल्डरली पेशेंट कम्स विद अ हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, पेनलेस जॉन्डिस एंड conversion sign is positive, and painless jaundice suggest pancreatic cancer, painful jaundice suggest gallstone and cholangitis. Very important. कन्वर्जन साइन जो होता है उसके अंदर आपकी जो पेनलेस इन लार्ज गाल ब्लेडर है वो आपके इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोग्नोसिस जो है वो आपका पुअर होता है पैंक्रेटिक का, जो पैंक्रेटिक। और हाँ, हमारे पास ये पैंक्रेटिक कैंसर का जो है कोई पेशेंट आया था ऑलमोस्ट 26 ईयर्स ओल्ड, और उसका नाम उस्मान था या पता नहीं क्या नाम था। खैर वो हमारे पास प्रेजेंट हुआ, उसकी 3 मंथ्स पहले जो है उसकी शादी हुई थी, और न्यूली मैरिड था, और एक कंपनी में जॉब करता था। एंड बिलीव मी मुझे सबसे बड़ी हैरानी तब हुई थी कि रात को कोई 2 बजे का टाइम था, एंड आई डोंट नो कि उसका जो अटेंडेंट था, मुझे नहीं पता था कि वो उसका दोस्त है। लिटरली मैंने कभी भी अपनी हाउस जॉब की 1 साल की हाउस जॉब के अंदर मैंने कभी भी नहीं देखा कि मुझे कोई अटेंडेंट उसका दोस्त आया हो और जो पिछले 6 दिनों से उसके साथ रह रहा हो। तो वो मेरे पास 2 बजे आया एंड आई वॉज ऑन कॉल। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार एक दफ़ा मेरे से ना आप मुझे प्लीज़ कंप्लीट हिस्ट्री बता दें। मैंने कहा मैंने हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी हुई क्योंकि ये मेरी बे नहीं है, क्योंकि वो एचडीयू के अंदर था। तो मैंने कहा चलो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो मैंने जब पढ़ा तो वो पैंक्रेटिक मास था, उसको मतलब कैंसर था हेड का। तो वो हालांकि बहुत ज़्यादा जो ग्रेड 3 या पता नहीं 4 पे पहुँच गया था। तो उसके अंदर उसको इतना सवेयर पेन होता था, मैं आपको बता नहीं सकता कि नेलबिन जैसा टीका भी उसको अफेक्ट करना छोड़ गया था। मतलब कि उसको, मतलब कि वो कहता था कि बस मुझे ना कॉन्टीन्यूसली इन्फ्यूजन चला दें, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं थी। और वो पूरी रात ऐसे बेचारा तड़पता रहता था, बिकॉज हमारे हॉस्पिटल के अंदर बड़े लिमिटेड से आते हैं, तो इस वजह से। तो खैर एंड आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ बाद उसकी जो है वो डेथ हो गई थी पेशेंट की। सो तो गालस्टोन, नेक्स्ट गालस्टोन के अंदर क्या होता है कि गालस्टोन जो है आपके गाल ब्लेडर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल या पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं उनका बढ़ जाना हमारी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से आपको गालस्टोन की हिस्ट्री जो है वो देखने को मिल रही होती है। फैटी मील के बाद आपको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल रहे होते हैं, और गाल ब्लेडर जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो स्टोन होता है वो आपका सिस्टर डक्ट के अंदर टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है। जो टेम्परेरी ब्लॉकेज होती है ना स्टोन की वजह से, उसकी वजह से जो पेन होता है ना, वो सबसे गंदा पेन होता है। चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे वो गाल ब्लेडर स्टोन हो, चाहे वो बाइल डक्ट के अंदर हो, यानी कोलिटिकोलिथियसिस की वजह से हो, ठीक है ना, कोलिटिकोलिथियसिस की वजह से हो, कोलिसिस्टाइटिस में हो पेन, या फिर आपका किडनी स्टोन के अंदर हो, बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और वो आपकी जो लाइनिंग्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो स्टोन्स इन अ गॉल ब्लैडर ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल एंड पिगमेंटेड प्रेजेंटेशन, राइट अपर कंटेंट पेन आफ्टर फैटी मील। तो बिलरी कोलिक हैज़ नो फीवर, कोलिसिस्टाइटिस हैज़ फीवर एंड पेसिटी, क्योंकि बिलरी कोलिक के अंदर भी जो है वो आपको पेन जो है वो आपको देखने को मिल रहा था, बट उसके अंदर कोई फीवर और या नॉजिया की हिस्ट्री नहीं होती। तो इसके अंदर आपको पेशेंट जो होता है राइट अपर कॉर्डेंट पेन, फीवर, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट मर्फी साइन इन कोलिसिस्टाइटिस जो है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है गालस्टोन्स के अंदर, ठीक है ना। तो पेन जो है वो आपका यूजुअली आपका परसिस्टेंट होता है और एपिसोडिक नहीं होता, और इसके अंदर बस वही इलाज होता है कि कोलिसिस्टेक्टोमी जो है वो आपने करनी होती है। अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस सेम वही जो मैं अभी आपको ऊपर पढ़ा के आया हूँ कि जो सिस्टिक है उसकी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो पेशेंट राइट अपर कॉर्डेंट पेन, फीवर, नॉजिया, वॉमिटिंग के साथ आता है। मर्वी साइड जो है उसके अंदर पॉजिटिव होता है, और पेन जो है वो आपका यूजुअली परसिस्टेंट होता है, एपिसोडिक नहीं होता। तो इसके अंदर कोलिसिस्टेक्टोमी या फिर आपका एंटीबायोटिक जो है वो आपने देने होते हैं। व्हाट इज़ असेंडिंग कोलेंजाइटिस? असेंडिंग कोलेंजाइटिस जो है तो वो आपकी जो कॉमन बाइल डक्ट होती है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो इन्फेक्शन ऑफ बिलरी ट्री ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होती है जो जिसकी वजह से आपको जो बिलरी उसकी वजह से आपको उसके ऊपर बिलरी इन्फेक्शन की वजह से आपको देखने को मिल रहा होता है। तो पेशेंट फीवर, जॉन्डिस और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ आपका प्रेजेंट होता है। इसके अंदर आपका जो चारकोट ट्रायड है वो पॉजिटिव होता है। चारकोट ट्रायड में क्या है? फीवर, जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन।
कोलेंजाइटिस के अंदर, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है फीवर जोंडिस है राइट अपर कॉर्डिनेट पेन आपको कोलिसिस्टाइटिस के अंदर आ रहा है, वो आपका राइट अपर कॉर्डिनेट पेन फीवर और पॉजिटिव मर्फी साइन जो है आपको देखने को मिल रहा होता है। जोंडिस की हिस्ट्री आपको कोलेंजाइटिस के अंदर आपको देखने को मिल रही होती है, ठीक है। कोलिडोकोलिथियासिस का क्या मतलब होता है कि आपके जो स्टोन्स हैं वो कॉमनली आपके बाइल डक्ट में जाके फंस जाते हैं और इससे जो है आपका बाइल फ्लो रुक जाता है, और जो जोंडिस है, डार्क यूरिन है, पेल स्टोन्स है या राइट अपर कॉर्डिनेट पेन है वो आपको प्रेजेंट हो सकता है। और लैब के अंदर आपको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड तो कॉन्जुगेटेड में चेंज हो गया, अब कॉन्जुगेटेड आपकी बॉडी से निकल के इंटेस्टाइन के अंदर आएगा ना, तो कॉन्जुगेटेड जो है आपको क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ALP और GGT का जो लेवल है, ALP और GGT का जो लेवल है वो आपका ज़्यादा हो जाता है। AST ALT जो है वो आपकी जो वायरल मार्कर्स होते हैं हेपेटाइटिस C वगैरह उसके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। ALP GGT जो है वो आपकी तरह छोटे छोटे वो होते हैं मार्कर्स होते हैं जो आपकी ये जोंडिस की जो हिस्ट्री होती है इनके अंदर होते हैं। तो सिंपल गॉलब्लैडर स्टोन में स्टोन से आपका जो जोंडिस है वो यूजुअली नहीं होता, जबकि जब आपका CVD ब्लॉक होता है तो आपका कोलिडोकोलिथियासिस आपको देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट के अंदर हो रहा है, कोई सिस्टर डक्ट के अंदर नहीं हो रहा। फिर वायरल हेपेटाइटिस है, यानी कि आपका हेपेटाइटिस A B C D, मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस B और C जो है वो क्रोनिक डिजीज होते हैं जो कि आपके कार्सिनोमा का जो है वो बन जाते हैं। तो इसके अंदर आपके जो वायरस है वो आपके लिवर सेल्स को इन्फ्लामेट कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, और पेशेंट जो है वो जोंडिस या फटीग, एनोरेक्सिया या फिर आपकी इचिंग के साथ जो है वो आपको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो AST ALT जो है इसका हाई रिस्पॉन्ड होता है वायरल हेपेटाइटिस का, ये आपने याद रखना है। एक और चीज़ भी है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर, क्या होता है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर आपको जो सेल्स होते हैं लिवर सेल्स को जो है वो डायरेक्टली जो है वो टॉक्सिक डैमेज कर रहा होता है और इन्फ्लामेशन हो रही होती है। तो पेशेंट के अंदर जोंडिस, फीवर, राइट अपर कॉर्डिनेट पेन, सेम वही पैथोमेगैली देखने को मिल रहा होता है, विच इज लॉन्ग टर्म हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या अल्कोहल हिस्ट्री। लैब के अंदर आपको AST यूजुअली जो है वो ALT से ज़्यादा मिल रहा होता है, ये आपने याद रखना है, ALT से ज़्यादा मिल रहा होता है, यानी कि अल्कोहल जो होता है उसके अंदर आपको कम मिल रहा होता है, हालांकि वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है तो AST आपको ज़्यादा मिल रहा होता है। तो AST ALT रेशो क्या बन रही होती है, AST मोर देन ALT, मतलब मोर देन 2, ठीक है। ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के हमारे एक डॉक्टर आए थे जो जनरल सर्जन थे, कैन यू बिलीव। तो वो हमारे पास प्रेजेंट हुए, रात का टाइम था, और जब वो हमारे पास प्रेजेंट हुए तो ही वाज, और माशाल्लाह से लकीली मैं ही कॉल पे था उस दिन। तो अल्कोहल मेरी पहली जब कॉल थी गेस्टों की, तो उस टाइम पे भी एक पेशेंट था अल्कोहलिक इनटेक की वजह से, एंड ही वाज क्रिश्चियन, और वो उसकी जो है वो डेथ हुई थी, एंड इट वाज़ वेरी पेनफुल। और मुझे सुबह फिर कहा गया था कि यार तेरे पाँव तो बड़े भारी हैं कि तूने आते साथ ही मेडिसिन करके आया और तू जो है आते साथ ही जो है वो पेशेंट की जो है वो डेथ हो गई है। सो यू नो एक वो और एक जनरल सर्जन थे, वो भी अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा करते थे, और वो भी जब प्रेजेंट हुए तो वो भी उनकी जो है वो नाइट को जो है वो डेथ होगी। अच्छा, सिरोसिस में क्या होता है कि आपका जो सिरोसिस होता है वो आपका एंड स्टेज रिजल्ट होता है, और सिरोसिस के पेशेंट जब भी आपके पास प्रेजेंट करेगा, सिरोसिस के बाद आपको हिपैटिक इनकैफ, आपको एसाइटीज़, आपको कैपेट मेडूसा, एसोफेजियल वेरेसिस और इन चीज़ों की जो है हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है। ये मैंने बड़ा डिटेल के अंदर आपको जो है वो लॉन्ग रैपिड रिवीजन के अंदर भी और आपकी जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, हिपैटिक इनकैफ, ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं ना तो वहाँ से आप जाके सुन लें। तो सिरोसिस के अंदर भी आपको फाइब्रोसिस और न्यूडुलर जो है वो आपको रीजनरेशन आपको देखने को मिल रही होती है कि पेशेंट जो लीवर फाइब्रोज हो जाए, इनके अंदर सिर्फ एक ही इलाज होता है इनका, लिवर ट्रांसप्लांट, एंड इफ़ यू आर लिविंग इन लाहौर तो PKLI के बाद इसके अंदर आपका काम होता है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं होता। तो लिवर की जो सिंथेटिक फंक्शन होता है वो आपको कम हो जाता है, एल्बुमिन आपका लो हो जाता है, INR ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, तो सिरोसिस के अंदर जो होता है वो आपको एसाइटीज़, कैपेट मेडूसा, स्पाइडर एंजियोमास, गैनाकोमेस्टिया वेरेसिस वगैरह चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही होती है कि आपको जो लिवर होता है वो आपका फेलियर की तरफ जो है वो जा रहा होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन इसके बाद की जो है वो कंडीशन होती है कि आपकी जब भी फाइब्रोसिस होती है तो आपको जो अल्टरनेटिव पाथवे नहीं मिल रहा होता, जो मैंने आपको पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, पोर्टल केवल एनास्टोमोसिस, तो इसके अंदर जो है वो आपको जो है वो देखना होता है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर जो पोर्टल वेनस सिस्टम होता है उसके अंदर प्रेशर आपको बढ़ जाता है जो सिरोसिस की वजह से, तो ब्लड जो है वो अल्टरनेटिव पाथवे यानी केवल पाथवे जो है यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको ऐसे वेरेसिस, कैपेट मेडूसा, हेमोरॉइड्स, रेक्टल वेरेसिस वगैरह आपको जो है वो देखने को मिली होती है। स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है, आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो मोस्टली आपको वेरेसिल ब्लीडिंग जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है, और पेशेंट हेमेटोमेसिस के साथ आपके पास प्रेजेंट करता है, और उसके अंदर जो है वो हमने क्या करनी होती है, बैंड्स वगैरह लगा देते हैं। ये मैंने आपको तस्वीर भी भेजी थी इसकी। हिपैटिक इनकैफ क्या होती है, हिपैटिक इनकैफ की अगर
आप बच्चे आपको चाहिए हो तो मैं आपको पेशेंट की वीडियो भी भेज दूंगा कि किस तरीके से जो ग्रेड 1 के हेपेटिक इनकैफ के पेशेंट हैं वो आपके पास प्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको दे रहे होते हैं। तो बेसिकली जो ग्रेड होते हैं वो आपके डिपेंड करते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2। और हेपेटिक इनकैफ तो वैसे ही मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। इवन तो जब भी मैं मेडिसिन के अंदर जाता हूँ किसी लोकम वगैरह के लिए, तो उसके अंदर भी जो है वो मैं जो हेपेटिक इनकैफ के पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से जो है वो मुझे मैनेज करना आ रहा होता है। तो बेसिकली होता यह है कि लिवर फेलियर के अंदर जो अमोनिया होता है वो टॉक्सिन होते हैं वो डिटॉक्सीफाई नहीं होते, जिसकी वजह से वो ब्रेन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। जो पेशेंट होता है उसको जो कन्फ्यूजन लेवल होता है वो आपका बढ़ जाता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3 एंड 4। पहले के अंदर हम क्या करते हैं, उनसे कहते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट आपने फ्लैपिंग ट्रेमर्स देखने होते हैं कि हाथ कोनियों को बिल्कुल सीधा करा के आप देख रहे होते हैं और उनके जो हाथ होते हैं वो जिस तरह फ्लैप होता है ना उस तरीके से जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो पेशेंट आपसे खुद जो होता है वो आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट जो है वो हेपेटिक इनकैफ के अंदर है। साथ साथ आप उससे ये पूछते हैं कि आप कहाँ पे हैं और आपका नाम क्या है, आपके साथ कौन है। तो उसका जो कन्फ्यूजन लेवल होता है उससे आपको आइडिया हो जाता है ग्रेड 1 के अंदर है। इवन दो उसका जो रिएक्शन होता है वो आपका हेपेटिक इनकैफ में ग्रेड 1 के अंदर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सीवियर होता है कि वो इतना कंफ्यूज होता है, बार बार उठ के बात करना और उसको नहीं पता होता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। और जब वो हेपेटिक इनकैफ से आउट होता है तो उसको आइडिया होता है कि अच्छा यार ये होता है। तो बेसिकली आपने इन पेशेंट्स के अंदर आपने सिरप डुफेलेक देते हैं। अब सिरप डुफेलेक क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि जो डुफेलेक होता है उसकी एबिलिटी होती है कि आपका जो गट की जो इन्वायरमेंट है उसको एसिडिक कर देना होता है। अब जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो आपका अल्कलाइन के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो पैंक्रेटिक एंजाइम है या इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं, इसीलिए वो आपके एसिडिक के अंदर वो नहीं करते। तो जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन की और जो सा इनकी प्रोटीन की डाइजेशन वगैरह नहीं होती और उसकी वजह से आपका अमोनिया भी नहीं बनता, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो आपके पेशेंट है वो अमोनिया से आउट होने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके पर्सनैलिटी चेंजेस ये 2 के अंदर उसके स्लीप डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल रहा होता है, या दिन टाइम ज़्यादा सो रहा होता है या रात टाइम जो सारा सो रहा है या पूरा दिन सो रहा होता है। 3 के अंदर जो उसका कॉन्शियस लेवल है वो बिल्कुल वो हो जाता है, लेकिन ये होता है कि आप उसको पेन वगैरह देते हैं तो उसको जो है होश में आता है। 4 जो होता है उसकी कॉमा की कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो हेपेटिक इनकैफ के अंदर जो है वो इस तरीके से पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है। बाकी लास्ट जो होता है आपका हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसके अंदर जो AFP का जो लेवल है, अल्फा फेटोप्रोटीन का जो लेवल है वो आपका जो है वो हाई होता है, जो आपका मार्कर होता है SCC का। तो सिरोसिस या क्रोनिक हेपेटाइटिस भी काला यरकान होता है BC, उसके बैकग्राउंड के अंदर जो है वो डेवलप हो रहा होता है और पेशेंट के अंदर वेट लॉस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, लिवर मास, एसाइटिस, जॉन्डिस वगैरह की जो है हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है। और AFP के जरिए आपको अल्फा फेटोप्रोटीन के जरिए आप जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अगर आप लाइव देख रहे हैं ये इस टाइम पे तो आप कंटिन्यू रखें इस चीज़ को, ठीक है। या आप 2 मिनट के लिए जो है वो आप या 5 मिनट के लिए जो है वो आप ब्रेक ले लें, जैसे मैं लेने लगा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप 5 मिनट बाद, क्योंकि अभी नमाज़ का टाइम हो गया फजर की, तो मैं इस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फजर के फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ के आके जो है वो इसको कंटिन्यू करूँगा रीनल सिस्टम को। आप भी जब भी आप एक सिस्टम कर लें तो उसके बाद आप 5 से 10 मिनट की ब्रेक लें, उसके बाद अपना रीनल सिस्टम को कंटिन्यू करें और एक ही दफ़ा में ही वीडियो देख के कंप्लीट कर लें, ताकि आप जब देखें कल की वीडियो अगर आपने देखी है और आज की वीडियो अगर आप देख रहे हैं ना, आपके 8 सिस्टम्स के हाई यील्ड टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। यकीन करें आपके ऑलमोस्ट भी 80 to 90 MCQs इसके अंदर जा रहे हैं। 80 to 90 MCQs आपकी कहीं ना कहीं सर्जरी भी कवर हो रही है, आपकी मैक्सिमम बेसिक और आपकी मेडिसिन कवर हो रही है, ठीक है। तो आपके 8 सिस्टम जा रहे हैं, तो आपके 80 to 90 MCQs इसके अंदर मिनिमम लगाऊँ तो मैं 50 MCQs आपके इसी टॉपिक्स के अंदर से जो सब इंशाल्लाह आएंगे, जो आपने 8 सिस्टम्स आपने पढ़ लिए न्यूरोलॉजी से लेके आपके एंडोक्राइन तक, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है रीनल सिस्टम कंटिन्यू करते हैं हमारे रीनल सिस्टम की। रीनल सिस्टम में पहला टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ अक्यूट किडनी इंजरी। अक्यूट किडनी इंजरी क्या होता है कि अक्यूट किडनी इंजरी में आपके जो किडनी का फंक्शन होता है वो सडनली आपका डिक्रीज़ होता रहता है, सडनली, ठीक है। तो जिससे आपका जो क्रेटिनिन है वो आपका रेज कर जाता है। साथ ही बात आपका जो किडनी का काम क्या होता है कि आपको क्रेटिनिन को बाहर फेंकना, ठीक है ना, यूरिन और करेक्ट को आपका बाहर फेंकना। तो आपका जो क्रेटिनिन आता है वो आपका रेज कर जाता है और जो यूरिन आउटपुट है वो आपकी कम हो जाती है, ठीक है। आपका GFR जो होता है वो कम हो जाता है। अब इसके अंदर आपको जो किडनी है वो टेम्परेरी तौर पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और फ्लूइड है वो उनके बैलेंस को जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा होता। तो AKI को हमेशा अपने 3 काजेज़ के अंदर जो डिवाइड करना होता है, एक प्री रीनल और एक इंट्रिंसिक रीनल या पोस्ट रीनल, ठीक है ना। अर्ली जो सा तो कॉज होती है उसको जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि किडनी जो है वो रिकवरी के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सडनली डिक्रीज इन द किडनी फंक्शन, राइजिंग क्रेटिनिन प्लस लो यूरिन आउटपुट, ऑलवेज डिवाइड AKI इनटू प्री रीनल, इंट्रिंसिक रीनल एंड पोस्ट रीनल। अगर इसकी एक ही कंडीशन भी पढ़ने पे आए तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा, सो जस्ट टॉक अबाउट दिस। प्री रीनल जो सी होती है
उसके अंदर वो कहता है कि आपकी जो किडनी है उससे पहले की जो सा वो कंडीशंस होती है, यानी कि किडनी जो सा वो आपका नॉर्मल रहता है, लेकिन उससे जो जो ब्लड सप्लाई मिल रही होती है, आपको पता है कि 20 to 25% जो ब्लड होता है वो आपका जो किडनी को मिल रहा होता है, ठीक है। तो अगर उसको सप्लाई कम होगी तो उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन, ब्लीडिंग, वॉमिटिंग, डायरिया, हार्ट फेलियर, अब इन कंडीशंस के अंदर जो सा तो वो आपको जो प्री रीनल यानी कि किडनी से पहले कोई बीमारी हो रही है उसकी वजह से आपकी जो किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो किडनी के अंदर जो पानी जो सा वो किडनी जो सा वो पानी बचाने की, फ्लूइड बचाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो यूरिन सोडियम है वो आपका लो होता है। तो अगर आपका ब्लड फ्लो जो है वो जल्दी से रिस्टोर हो जाए तो आपका किडनी डैमेज रिवर्सिबल जो है वो हो सकता है, लेकिन अगर रिस्टोर ना कर पाए तो उसकी वजह से किडनी मजीद जो है वो डैमेज की तरफ जो है वो चला जाता है। ये होता है प्री रीनल। acute tubular necrosis और acute interstitial nephritis both are very very important related to the AKI and as well as the separate disease. acute tubular nephrosis यानी कि ATN, acute tubular necrosis के अंदर आपके इंटेंसिव जो है वो किडनी इंजरी होती है, जिसके अंदर आपके जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उसका इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया, नेक्रोसिस, इस्कीमिया होना। अब टिश्यू जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके जो है वो डैमेज कर रहे होते हैं आपके ट्यूब्यूल्स को, जिसकी वजह से इस्कीमिया होता है। शॉक, सेप्सिस, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और आपके जो कॉन्ट्रास्ट डायज होते हैं, इनकी वजह से भी आपको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस देखने को मिल रही होती है। इसके अंदर आपके जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं वो आपके डैमेज होकर आपके यूरिन के अंदर मिल रहे होते हैं। दैट्स वाई इट मे लीड्स टू द मडी ब्राउन कास्ट आफ्टर शॉक, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और कॉन्ट्रास्ट। तो मडी ब्राउन कास्ट इसका एक हॉलमार्क साइन है, इसके अंदर आपको मडी ब्राउन कास्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो सोडियम की फ्रैक्शन है वो आपको हाई देखने को मिल रही होती है, क्योंकि आपके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपको सोडियम को रिअब्सॉर्ब नहीं कर पाते। सोडियम जो है वो आपको यूरिन के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है। तो ये होता है आपका एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस क्या होता है कि नेफ्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन, यानी कि किडनी के अंदर जो इंटरस्टिशियम है वो ड्रग एलर्जी टाइप रिएक्शन से जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, मतलब फूल जाती है, जिसमें आपके एंटीबायोटिक्स, एनएसएड्स, पीपीआईज जो है वो आपको कॉमन जो है ट्रिगर कर रहे होते हैं। तो ड्रग जो इंड्यूस्ड एलर्जिक इन्फ्लामेशन हो रही होती है किडनी के ऊपर, किडनी के इंटरस्टिशियम के ऊपर, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो इसके अंदर आपको फीवर, रैश, अब इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है, तो जो इंसिनोफिल्स है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे आफ्टर एंटीबायोटिक एंड एनएसएड्स या पीपीआईज वगैरह देने की वजह से। तो पेशेंट में फीवर, रैश, इंसिनोफिल्स और किडनी डिस्फंक्शन जो है हमें देखने को मिल सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे इसके अंदर आपको मडी ब्राउन कास्ट देखने को मिल रहा था, तो इसके अंदर आपको WBC कास्ट देखने को मिलेगा। अगर आपकी याद रखें, दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आपको WBC कास्ट देखने को मिले, RBC कास्ट देखने को मिले, ये जो कास्ट का लफ्ज़ होता है ये आपका टोटली रिलेट कर रहा होता है किडनी के साथ। अगर सिर्फ WBC और RBC मिले तो इट मे लीड्स टू द डिजीज़ ऑफ योर गाल ब्लैडर, योर यूरेटर, योर यूरिथ्रा, के इनके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम होना देखने को मिलेगा। अगर कास्ट आ रहा है तो स्पेसिफिक हो जाता है ये कि किडनी का मसला आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर आपको WBC कास्ट और eosinophils आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इट इज़ एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। पोस्ट में आपको कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, यानी कि आपके बाद का रिएक्शन, यानी कि पोस्ट रीनल, यानी कि आपकी किडनी के बाद, ठीक है, जहाँ पे आपकी यूरिन की फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसकी वजह से आपको ब्लॉक हो रहा है। तो एल्डरली मेल, अगर आप पेशेंट आया आपके पास ओल्ड एज का, उसके अंदर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो रहा है, स्टोन स्टक हो गया है, ट्यूमर है, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है किसी वजह से, तो उसमें आपको पोस्ट रीनल AKI आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से प्रेशर किडनी की तरफ जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी और ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रिमूव करने से ही आपका जो ट्रीटमेंट है जो रिमूव करना ही आपका ट्रीटमेंट होता है। तो इट इज़ अ पोस्ट रीनल। व्हाट इज CKD? क्रोनिक किडनी डिजीज़ क्या होता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंदर आपको जो किडनी के फंक्शन होते हैं वो स्लोली जो है वो आपका परमानेंटली डिक्लाइन होते जाते हैं। अब मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट आते हैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के अंदर, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ के जो है वो करीबली जो है वो लेके जाती है। तो पेशेंट जो है वो पेशेंट में अनीमिया, हाई फॉस्फेट, स्मॉल किडनी जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है। जो पेशेंट होता है हाई फॉस्फेट इसलिए होता है कि आपका जो किडनी होता है वो प्रॉपर तरीके से आपका जो कैल्शियम है वो आपका एक तो लूज़ कर रहा होता है और आपको जो फॉस्फेट है उसको सही तरीके से जो है वो एक्सक्रीट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर आपका जो फॉस्फेट लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। इधर इसके अंदर आपको जो है वो लो कैल्शियम देखने को मिल रहा होता है, बिकॉज आपका जो प्रॉक्सिमल कोरोनरी ट्यूब्यूल है उसको बचाए आपको पैराथायरॉइड हार्मोन जितना मर्जी एक्ट कर रहा हो, लेकिन आपके लो कैल्शियम आपको देखने को मिल रहा होता है, वो रीअब्सॉर्ब नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको लो कैल्शियम एडीमा या फैटीग जो है वो देखने को मिल रहा होता है, साथ साथ स्मॉल किडनी के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है। CKD के अंदर जो एरिथ्रोपोइटिन होता है वो भी आपका कम बनना होता है। एरिथ्रोपोइटिन जो आपके RBCs की जो है न्यू लाइफ जो है वो दे रहे होते हैं, न्यूली जो है वो RBCs बनाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी आपको एरिथ्रोपोइटिन जो है वो आपको कम देखने को मिल रहा होता है बिकॉज ऑफ CKD, ठीक है। एंड CKD काज नॉर्मोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू लो एरिथ्रोपोइटिन लेवल।
फिर कहते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम और उसकी जो फिर डिजीज़ है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और उसकी फिर डिजीज़ है। नेफ्राइटिक में आपने ITS से याद रखना है कि आपकी जो सा इन्फ्लामेशन हो रही है, और इन्फ्लामेशन की वजह से आपको जो ग्लोमेरुलाई है वो इन्फ्लेम्ड हो गया, और इसके अंदर RBCs आपकी जो है वो लीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हेमोचूरिया और मैंने अभी आपको बताया किडनी की बीमारी है, तो क्या नज़र आ रहा है? RBCs कास्ट, हेमाचूरिया, RBCs कार्ड और हाइपरटेंशन विद माइल्ड और मॉडरेट प्रोटीन यूरिया और एडिमा। तो उसको आपको एडिमा सॉरी नेफ्रोटिक में आ जाएगा। नेफ्राइटिक के अंदर माइल्ड से होता है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको नेफ्राइटिक देखने को मिलेगा। नेफ्रोटिक के अंदर साथ वो भी होते हैं, और साथ हैवी प्रोटीन यूरिया जो है लॉस हो देखने को मिल रहा होता है। प्रोटीन यूरिया मोर देन 3.5 होता है, हाइपोअल्बुमिनिमिया होता है, और एडिमा आपको जो देखने को मिल रहा होता है, और सम टाइम आपको इसके अंदर हेमाचूरिया भी आपको देखने को मिल रहा होता है। फिर आपका आ जाता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर आपको इसमें पेशेंट जो होता है वो 2 वीक्स के बाद आपके पास प्रेजेंट करता है। चाइल्ड आफ्टर थ्रॉट या स्किन इन्फेक्शन, यानी कि कोई ना कोई इन्फेक्शन उसको हुआ होगा, उसके 2 हफ्ते बाद वो आपके पास प्रेजेंट हुआ होगा। पेशेंट को कोला कलर्ड यूरिन होगी, आपने आंखें बंद करके उसके अंदर आपने पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आया कि पेशेंट प्रेजेंट टू यू आफ्टर 2 वीक्स ऑफ थ्रॉट इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन। आंखें बंद करके यही लाइन पढ़ के आपने पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस लगा देना है। नेक्स्ट बात करते हैं IgA नेफ्रोपैथी। याद रखें IgA नेफ्रोपैथी आपको 1 से 2 दिन बस, पेशेंट प्रेजेंट टू यू आफ्टर 2 डेज, ठीक है, विद हिस्ट्री ऑफ हेमाचूरिया, कोला कलर्ड यूरिन, एपिसोडिक कोला कलर्ड यूरिन एंड अ यंग पेशेंट। तो उसके अंदर आपने क्या देखना होता है? नेफ्राइटिक की बीमारी होती है, जिसके अंदर आपकी IgA की जो है डिपोजिशन हो जाती है इन मेसेंजियम काज हेमाचूरिया आफ्टर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि IgA नेफ्रोपैथी के अंदर आपके जो IG होते हैं वो मेसेंजियम के अंदर आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यूजुअली जब आपका अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है और 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो हेमाचूरिया होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट जो होता है वो आपको उसको रिकरेंट जो है वो कोला कलर्ड यूरिन देखने को मिल रहा होता है। तो यंग पेशेंट विद कॉमन नेफ्राइटिक काज, यानी कि नेफ्राइटिक की हिस्ट्री दे रही हो विद 1 to 2 डेज, मैक्सिमम 2 डेज, दैट्स इट। तो इसके अंदर आपको रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिल रहा होगा, और साथ साथ आपको नेफ्राइटिक की हिस्ट्री देखने को मिल होगी। तो आंखें बंद करके आपने क्या लगाना है ना? IgA। नेक्स्ट आ जाता है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर, यानी कि बढ़ती हुई बीमारी, यानी कि ग्लोमेरुलस की इन्फ्लामेशन बढ़ रही है दिन ब दिन। तो इसमें आपकी जो ग्लोमेरुलस की इन्फ्लामेशन होती है डेज जो होता है वो वीक्स के अंदर चेंज होते हैं, और आप पेशेंट जो होता है वो रीनल फेलियर तक जो है वो चला जाता है। सीवियर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विद क्रीसेंट फॉर्मेशन में आपको आइडिया हो जाता है कि जो डिजीज़ है वो आपकी प्रोग्रेसिवली जो है वो अग्रेसिवली जो है वो आपकी बढ़ चुकी है, एग्रेसिव पैथोलॉजी को जो है वो शो करी होती है। तो पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ रैपिड रीनल फेलियर, हेमाचूरिया एंड RBCs कास्ट। अब क्रीसेंट का जो लफ्ज़ होता है वो आपको नेफ्राइटिक वर्सेस रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर डिफरेंशिएट करेगा कि इसके अंदर आपको क्रीसेंट जो है कलर के जो क्रीसेंट जो है वो आपको फॉर्मेशन आपको जो है वो देखने को मिल रही होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो करेक्ट होते हैं वो आपको राइज हो जाते हैं। तो इसलिए आपने जो है वो अर्ली डायग्नोसिस में आपने अग्रेसिव ट्रीटमेंट देना होता है ताकि पेशेंट जो है बचे। गॉड प्रेशर सिंड्रोम में क्या होता है कि गॉड प्रेशर G, तो इसके अंदर anti-GBM डिजीज़ होती है अफेक्टिंग लंग्स एंड किडनी। याद रखें इसके अंदर दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो अभी आप ऊपर IgA नेफ्रोपैथी के अंदर जो पढ़ के हैं, इसके अंदर भी आपकी लंग्स और किडनी दोनों इन्वॉल्व हो रही होती है। तो किडनी इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें आपको हेमाचूरिया RBCs काज देखने को मिल रही होती है, और लंग्स इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो उसके अंदर आपको हेमाप्टोसिस। तो हेमाप्टोसिस और हेमाचूरिया इन यंग मेल इज अ लीड टू द गॉड प्रेशर सिंड्रोम एंड इट में द फाइंडिंग ऑफ anti-GBM डिजीज, एंटी ग्लोमेरुलस बेसमेंट ब्रेन के जो एंटीबॉडीज है वो आपके एंटी-GBM के ऊपर जाके अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो लंग्स प्लस किडनी गॉड पोस्चर सिंड्रोम और एनकावास्कुलाइटिस, एंटी-GBM कंफर्म्स द गॉड पोस्चर। एनकावास्कुलाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने जो है इसको याद रखना होता है। नेक्स्ट कहता है एलपॉट सिंड्रोम के अंदर आपने टाइप 4 कोलेजन को याद रखना है कि टाइप 4 कोलेजन का जो है वो डिफेक्ट होता है, जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, एयर, आई और इसको जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। तो पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कैसे कर रहा होता है? हेमाचूरिया के साथ, साइनस न्यूरल हेयरिंग लॉस के साथ और ऑकुलर डिफेक्ट के साथ। तो हेमाचूरिया यानी कि किडनी का, हेयरिंग लॉस कान का, ऑकुलर डिफेक्ट्स आपका जो कान होते हैं और आइज़ होते हैं आपका देखने का जो है वो मसला आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। तो फैमिली हिस्ट्री जो है वो इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फैमिली हिस्ट्री जो है वो हेल्पफुल होती है कि ये इनहेरिटेड जो है वो नेफ्राइटिक टाइप डिसऑर्डर होता है एलपॉट सिंड्रोम, जिसके अंदर आपको टाइप 4 की कोलाजन जो है डिपॉजिट होना देखने को मिल रहा होता है, ठीक है ना। तो फैमिली हिस्ट्री रिलेटेड टू द हेयरिंग लॉस पॉइंट टुवर्ड्स द एलपॉट। फिर आ जाता है मिनिमल चेन डिजीज, आंखें बंद करके चाइल्ड विद एडिमा आफ्टर इन्फेक्शन एंड सेलेक्टिव एल्बिनुरिया विच इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो है वो होती है। तो 2 डेज हिस्ट्री के साथ जो है बच्चे जो होता है विद पोडोसाइट फूड असेसमेंट के साथ जो है वो आपके पास आता है कि चाइल्ड को जो है वो एडिमा वगैरह हो रहा है, तो आपने आंखें बंद करके मिनिमल चेन है। फिर आ जाता है आपका फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। इसके अंदर आपकी जो फोकल यानी कि एक ग्लोमेरुलाई का कुछ पॉइंट जो होता है, फोकली कुछ पॉइंट होता है, वो आपका स्क्लेरोज हो रहा है, यानी कि कुछ सेगमेंट जो है तो वो उसकी क्या हो रही है? स्कार फॉर्मेशन, वो कुछ हिस्सा जो है वो स्कार हो रहा है, तबाह हो रहा है। तो इसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर कॉज
हो रहा होता है, जिसमें आपका HIV, आपके जो ड्रग होते हैं वो यूज़ करना, ये नशावर चीज़ें यूज़ करना, ओबेसिटी, और मोस्टली जो है वो अगर हिस्ट्री दी जाए अफ्रीकन एंसेस्ट्री, उसके अंदर जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है। तो पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ प्रोटीन यूरिया, हैवी प्रोटीन यूरिया, एंड देयर इज़ अ गुड जो स्टीरॉयड रिस्पांस होता है वो पुअर होता है। क्या मिनिमल चेन डिजीज में आपका स्टीरॉयड रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके अंदर आपका जो CKD होता है वो प्रोग्रेशन होता है, और इस जो सब आपका बढ़ता चला जाता है, बट नॉट रिलेटेड टू कि आपका उस टाइम पे सिवियर हो। बस फोकली जो है वो आपको जो स्कार फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। तो इट इज़ ऑफन अ पुअर स्टीरॉयड रिस्पांस कंपेयर विद द मिनिमल चेन डिजीज, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि नेफ्रोटिक डिजीज कैसी कौन सी टाइप है जिसके अंदर आपको स्टीरॉयड रिस्पांस बहुत पुअर होता है, तो आपने बताना फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का क्या मतलब होता है कि आपके एडल्ट्स के अंदर जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं उसके अंदर आपको जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो आपकी क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। मेम्ब्रेनस यानी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी के ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपका जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है उसकी डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो होना स्टार्ट हो जाती है डिपोजिशन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ड्यू टू थिकनेड ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, अडल्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्लस हेपेटाइटिस बी या कैंसर SLE यानी कि ऑटोइम्यून किसी भी कंडीशन की वजह से या ड्रग्स की वजह से जो एसोसिएटेड होते हैं, पेशेंट प्रेजेंट करता है विद एडिमा विद हैवी प्रोटीन यूरिया। अब आप कहेंगे सर हैवी प्रोटीन यूरिया या एडिमा हो रहा है, ये तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है, बट वो साथ अगर हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B या कैंसर को एसोसिएट करता है, SLE को एसोसिएट कर रहा होता है या थिकनेस को एसोसिएट कर रहा है, तो वो आपने मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के उधर जाना। व्हाट इज़ डायबिटिक नेफ्रोपैथी? आपको मैंने अभी बताया कि आपकी जो डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है वो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो किडनी को जो है वो आपके डैमेज कर रहे होते हैं, आपके जो किडनी है उसके ऊपर जो है अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको जो है वो क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो आपको ग्लोमेरुलाई को डैमेज कर रहा होता है लॉन्ग स्टैंडिंग, और इनिशियली जो है वो मैक्रो एल्बुमिन यूरिया यानी कि आपकी यूरिन के अंदर आपको छोटे छोटे एल्बुमिन के ज़रात आपको देखने को मिल रहे होते हैं, फिर आपको प्रोग्रेसिव प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा होता है, और उसके बाद CKD डेवलप हो जाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो आपकी बेसमेंट ब्रेन को थिक बना देती हैं, सेकल रोस्ट कर देती हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको किमिल्स्टेल विल्सन नोड्यूल जो है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं, विच इज़ क्लासिकल पैथोलॉजी ऑफ द डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस। के अंदर क्या होता है कि वही बात है कि जिस तरह डायबिटीज़ ने असर किया हुआ है वैसे आपके क्रोनिक हाइपरटेंशन ने किया हुआ है, विच इज़ लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन और स्लो प्रोग्रेसिव लीड्स टू द CKD। नेक्स्ट आ जाता है आपका रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट RAS, ठीक है ना, रास नहीं पढ़ देना, RAS वो डबल है। रीनल आर्टरी में आपकी जब नैरो होती है तो उसकी वजह से आपका जो किडनी होता है वो आपको कम मिल रहा होता है, आपका जो रीनल आर्टरी है वो आपकी जो ब्लड फ्लो होता है वो आपको कम होता है। तो जो रीनल ब्लड फ्लो है वो किडनी सेंस करता है यार ये तो कम है। अब उसके अंदर आपके जो जो मैकुलर डेंजा है वो डिटेक्ट करता है यार मुझे तो जो सा फ्लूइड कम मिल रहा है, वो फ़ौरन से जो है वो आपको आग लगा देता है गोल्जी apparatus को, भाई क्या कहते हैं कम मिल रहा है। अब ये देखें यहाँ से अगर आपकी जो सी है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल्स है वो आपकी यहाँ से जा रही है एफरेंट आर्ट्रियोल्स, तो यहाँ पे आपका गोल्जी apparatus पड़ा है, गोल्जी apparatus को मैकुलर डेंजा ने कवर किया हुआ है। तो मैकुलर डेंजा यहाँ पे है और गोल्जी apparatus यहाँ पे। जब ये चीज़ इसको सेंस करेगा ना यहाँ पे, तो ये इसको एक्ट करेगा गोल्जी apparatus के ऊपर, भाई फ्लूइड तो बड़ा कम आ रहा है, तो ये फ़ौरन से जो है वो रास एक्टिवेट जो है वो आपका रास सिस्टम को जो है एक्टिवेट करने के लिए आपको रीनल जो है वो इंक्रीज़ करवा देगा। उसकी वजह से रीनल जो है एंजियोटेंसिन 1 को, अब एंजियोटेंसिन 1 तो इनएक्टिवेट फॉर्म में हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रहा है, अभी भी रिलीज़ हो रहा है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए रीनल चाहिए। तो एंजियोटेंसिन 1 को रीनल जो है वो आपको एंजियोटेंसिन 2 में चेंज कर रहा होता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो क्या कहते हैं अपना, फिर वहाँ से किडनी जो फ्रॉम द लंग्स जो होता है वो आपके एस जो होता है वो आपको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी कि एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 को 2 के अंदर जो है वो चेंज कर रहा होता है। उसके बाद जो है वो आपके आगे पूरा रास का प्रोसेस हो रहा होता है कि वो कहाँ कहाँ पे अफेक्ट कर रहा होता है। तो इसके अंदर आपकी जो सेंस कर रहा होता है कि आपकी जो ब्लड है वो आपका लो आ रहा है, ठीक है ना, और उसकी वजह से रास एक्टिवेट होता है, सीवियर हाइपरटेंशन होती है। तो पेशेंट के अंदर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने की देखने को मिल रही है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एब्डोमिनल ब्रूएट विद क्रेटिनिन रेज आफ्टर ACE इनहिबिटर जो है आपको देखने को मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन विद एब्डोमिनल ब्रूट एंड क्रेटिनिन रेज आफ्टर ACE इनहिबिटर्स के पेशेंट के अंदर ACE इनहिबिटर्स की वो कहा है कि ACE इनहिबिटर्स पे है पेशेंट के अंदर जब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हुई थी और उसके अंदर एब्डोमिनल ब्रूएट है, तो वो क्या हो सकता है, तो आपने बताना कि इट इज़ अ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, ठीक है ना। अच्छा सिंगल साइड हो ना रीनल आर्टरी स्टेनोसिस फिर तो ठीक है कि एक किडनी जो है वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है, लेकिन अगर बायलेटरल स्टेनोसिस होते हैं और उसके अंदर ACE इनहिबिटर्स दे दें तो आपका जो रीनल फंक्शन है वो आपका वर्सन हो जाएगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा और एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। व्हाट इज़ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर आपने याद रखना है कि इनहेरिटेड होता है, जिसके अंदर जो किडनी होते हैं उसके मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक है तो मल्टीपल सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है आपकी किडनी के ऊपर, और किडनी जो है वो लार्ज हो जाता है। सारी बातें सिस्ट बनना स्टार्ट होते हैं, ऐसे समझ जो चीज़ों के ऊपर जो है वो फूलना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो जो पेशेंट है उसको जो है वो फ्लैग पेन होता है विद हेमाचोरिया, हाइपरटेंशन एंड फैमिली हिस्ट्री। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एसोसिएटेड विद द बेरी एनोरिज्म।
यानी कि एक्स्ट्रा अगर एसोसिएशन एक्स्ट्रा रीनल एसोसिएशन में आपका जो सिस्ट होता है वो आपका वेरी एनरिज्म के साथ रिलेट कर रहा होता है और ग्रेजुअली जो है आपको सीकेडी डेवलप हो जाता है। व्हाट इज सिंपल रीनल सिस्ट, इसके अंदर आपकी जो बिनाइन फ्लूइड फील्ड लीजन्स होती हैं वो आपको देखने को मिल रही होती है। ऑफन जो है वो आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है वो इंसिडेंटली आपको देखने को हो जाती है, जिसमें आपकी जो वॉल होती है वो थीन होती है, कंपोनेंट बड़े सॉलिड होते हैं और सिम्टम्स जो होते हैं वो आपके नहीं दे रहे होते, तो ट्रीटमेंट जो है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। हाँ, कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो तो उसके अंदर जैसे वो मैलिग्नेंसी आपको रूल आउट करनी होती है। फिर आपका आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट इज रीनल सेल कार्सिनोमा। मैंने इसका एएमसी का एमसीक्यूज भी आपको भेजा था कि पेशेंट जो होता है वो आपको हिस्ट्री के स्मोकिंग की हिस्ट्री के साथ आपका प्रेजेंट किया है, तो उसके अंदर मोस्ट कॉमनली क्या होगा, तो वो स्मोकिंग थी, उसका बेसिकली आंसर किया उसके कार्सिनोजन जो होते हैं वो उनकी ट्रांजिशन जो एपिथेलियम होते हैं उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर जो किडनी होता है उसकी मैलिग्नेंसी होती है जो आपकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से स्टार्ट होते हैं। और क्लासिक डायट क्या होता है कि पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ हेमाचूरिया, फ्लैंक पेन एंड पाल्पेबल मास। जहाँ पे पाल्पेबल मास आ जाएगा ट्रायल आपको मिल जाएगा विद हिस्ट्री ऑफ हेमाचूरिया फ्लैंक पेन, आपने चुप करके जो है रीनल कार्सिनोमा लगा देना है। अब रीनल कार्सिनोमा जो है वो पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम भी दे सकता है, जैसे एरिथ्रोपोइटिन जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, इसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया आपको देखने को मिलेगी, आपकी आरबीसीज़ की जो है वो बेवजह का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, जो मैं हीमाटोलॉजी के अंदर पढ़ा के आया हूँ। और स्मोकिंग और जो वेन वॉन हिपल लैंडो रिस्क फैक्टर है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो आपकी स्मोकिंग होती है। स्मोकिंग आपकी जो एपिथेलियम होती है कार्सिनोजेंस होते हैं वो इरिटेट कर रहे होते हैं बार बार। याद रखें जब भी आपका कैंसर के पेशेंट आपको प्रेजेंट होते हैं ना, तो उनके आपने पहले वो चीज़ें छुड़वानी होती हैं। हर ट्रांसप्लांट का पेशेंट आता है तो उसमें सबसे पहले आपने वो चीज़ें छुड़वानी है जिसकी वजह से अंडरलाइन काज को ट्रीट करेंगे, तब जाके कैंसर के ट्रीटमेंट होते हैं, वैसे कोई फ़ायदा नहीं होता। जो मैंने अभी आपको ऊपर एक स्टोरी बताई है कि जो हमारा दोस्त था भाई, जब तक वो सारी बात है अगर एहतियात नहीं करेंगे तो फिर ऐसी बीमारी होंगी। लाइकवाइज मी, अगर मैं एहतियात नहीं करूँगा अपनी बॉडी से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड सारी बातें, वो चीज़ आपकी बढ़ती चली जाएगी, बॉडी इतना बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है ना। तो फिर होता है नेफ्रोलिथेसिस यानी कि किडनी के स्टोन्स, जो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, पेन काज कर होते हैं। और पेन कैसा होता है हमेशा किडनी का, कोली की फ्लैंक पेन रेडिएटिंग टू द ग्रॉइन और हेमाचोरिया जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। कोली की पेन के साथ आप हमेशा जो है वो आप नेफ्रोलिथेसिस की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो पेन कम इन वेव्स एंड इन्फेक्शन विद ऑब्स्ट्रक्शन इन इमरजेंसी, जो कोली की पेन होता है वो ऐसे ही होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का होता है कि कैल्शियम की वजह से जो किडनी है स्टोन्स होते हैं, यानी यूरिन माइक्रोस्कोपी में आपको जो है वो इन्वेलप्ड शेप क्रिस्टल देखने को मिल रहे होते हैं, जो कि कैल्शियम के मोस्ट कॉमन चीज़ है कि विच इज़ इन्वेलप्ड शेप क्रिस्टल, जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसके अंदर आपको डिहाइड्रेशन, हाइपरकैल्सियूरिया आपको देखने को मिल रहा होता है एंड ऑक्सलेट एक्सेस जो है वो रिस्क बना रहे होते हैं। और पेशेंट में जो होता है वो आपको इथेनाइल ग्लाइकोल पॉइजनिंग की वजह से आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है। फिर आपका जाता है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन के अंदर आपका जो एसिडिक यूरिन है, स्टोन्स है, वो एसिडिक यूरिन के अंदर बन रहे होते हैं, यानी कि उनको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। और एक्सरे के ऊपर वो रेडियोलूसेंट होते हैं, वाहिद ऐसे होते हैं जो रेडियोलूसेंट होते हैं, यानी कि एक्सरे के ऊपर आपको नहीं दिखते। गाउट, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, प्यूरिन स्टेट्स, इसके अंदर आपको यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका स्टायरोवेट स्टोन्स। स्टायरोवेट स्टोन्स के में आपको पता है कि आपके जो यूरियस पॉजिटिव बैक्टीरिया उसकी वजह से आपको देखने को मिल रहे होते हैं, स्पेशली आपका जो प्रोटीएज होता है, प्रोटीएज, इसमें आपको जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। और यूरियस यूरिन के जो है वो यूरियस जो होता है वो आपके यूरिन को जो है वो अल्कलाइन बना रहा होता है, जिसमें आपके जो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स हैं वो आपके बन रहे होते हैं। और ये लार्ज स्टैगहॉर्न्स कैलकुलस जो है वो बना रहे होते हैं। और रिकरेंट यूटीआई के जो है इसके अंदर हिस्ट्री आपको देखने को मिल रही होती है। तो प्रोटीयस इज अ क्लासिकल यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म विच में लीड्स टू द स्टायरोवेट स्टोन। फिर आपका आ जाता है सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन के अंदर आपको पता है कि सिस्टीन यूरिया, जेनेटिक सिस्टीन यूरिया की वजह से आपको जो देखने को मिल रहा है, जिसमें आपकी जो सिस्टीन की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी डिफेक्टिव होती है। और यंग पेशेंट के अंदर रिकरेंट जो है वो स्टोन फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही होती है। तो यूरिन माइक्रोस्कोपी के ऊपर आपको हेक्सागोनल क्रिस्टल देखने को मिल रहे होते हैं, और जो कि क्लासिकल चीज़ है आपकी सिस्टीन की, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यूटीआई। यूटीआई आपका होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर आपको कॉमनली ये एक एमसीक्यूज भी आया था, एनआरई आपका जो दिसंबर का हुआ था, उसके अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट ये था एमसीक्यूज के मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज ई कोलाई। तो इसके अंदर आपको लोअर यूटीआई का पेन होता है, डिसयूरिया होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, अर्जेंसी होती है। और लोअर यूटीआई के अंदर कोई किसी किस्म का कोई फीवर, फ्लैग पेन आपको नहीं देखने को मिल रहा होता। पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर आपको सिस्टमिक सिम्टम आपको देखने को मिल रहे होते हैं। व्हाट इज पाइलोनेफ्राइटिस, यानी कि किडनी के अंदर जो होता है वो आपके इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, जिसके अंदर आपको जो रीनल पेल्विस होते हैं,
पैरेन्काइमास होते हैं वो आपके जो है इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और इसके अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको कास्ट का लफ्ज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इन्फेक्शन हो रहा है तो WBC कास्ट आपको देखने को मिलेंगे, विच इज़ अ क्लासिकल साइन ऑफ पायलोनेफ्राइटिस। आपको जो सीवियर टेंडरनेस है वो आपको देखने को मिलेगी, फीवर और फ्लैग पेन आपको देखने को मिलेगी। तो WBC कास्ट के अंदर आपको किडनी इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, नॉट सिंपल सिस्टाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर आपको देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी। तो यूरिन के अंदर WBC कास्ट आपको किडनी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो शो कर रहा होता है। फिर आपका आ जाता है एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस, यानी कि प्रोस्टेट जो होते हैं उसके अंदर बैक्टीरियल प्रोस्टेट इन्फेक्शन आपको देखने को मिल रहा होता है। पेशेंट के अंदर फीवर, चिल्स, डिस्यूरिया, यूरिनरी इन्फेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेंडर बॉगी प्रोस्टेट जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इट इज़ द एक्यूट प्रोस्टेट। तो डो नॉट मसाज प्रोस्टेट इन एक्यूट प्रोस्टेटिस के जो प्रोस्टेट मसाज होता है वो अवॉइड करना चाहिए, जिसमें आपको जो बैक्टीरिया होता है उसका जो है वो रिस्क होता है, वरना वो ग्रो अप चांसेस जो होते हैं वो आपके ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आपका जो है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट और ट्रांजिशनल या पेरी यूरिथ्रल जोन होती है उसके अंदर आपको देखने को मिल रही होती है। और इलाज प्रोस्टेट जो यूरिथ्रा होता है वो आपका कंप्रेस करता है, जिससे आपको हेजिटेंसी, वीक स्ट्रीम्स, नक्चोरिया, पानी का टपकना, इनकम्प्लीट एम्पटिंग होना। और इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली चीज़ होती है ना कि जब आप जो फोलीज़ होती हैं, आप इमरजेंसी कर रहे हैं या आप वार्ड के अंदर हैं, तो अगर आप फोलीज़ पास कर रहे हैं तो मोस्टली जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उसके अंदर आपका पास नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो करवा रहा होता है, ठीक है ना। पेशेंट में आपने जो है वो अल्फा ब्लॉकर जो है वो देने होते हैं, विच जो सिम्टम्स होते हैं सिर्फ वो उनको इंप्रूव कर रहा होता है। तो एल्डरली मेल विद हेजिटेंसी, वीक स्ट्रीम, एनोक्चोरिया, BPH। फिर आपको आ जाता है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर के अंदर जो है वो आपको यूजली पेरिफेरल जोन जो होता है उस वहाँ से अरेज हो रहा होता है, और पेशेंट जो होता है उसके अंदर हार्ड इरेगुलर प्रोस्टेट न्यूड्यूल्स देखने को मिल रहे होते हैं। डोंट कंपेयर द हार्ड न्यूड्यूल्स विद BPH और एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस। तो इसके अंदर हार्ड न्यूड्यूल्स होता है, और एलिवेटेड PSA इज अ क्लासिकल साइन ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। तो एलिवेटेड PSA या मेटास्टेटिक बोन पेन जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोस्टेट कैंसर के अंदर जो है वो आपका मेटास्टेज करता है बोन की तरफ, ठीक है, जिसके अंदर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रही होती है। फिर आपका जाता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है कि लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल ड्यू टू डिफरेंट मैकेनिज्म। पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ कफ, लाफ लीकेज, यानी कि हंसने की वजह से आपकी जो है वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में स्ट्रेस पड़ने की वजह से आपकी जो है वो आपको सडन अर्ज आपके साथ पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको सडन कफ की वजह से आपको जो है वो स्ट्रेस पड़ने की वजह से आपको पेशाब आ जाता है। अर्ज के अंदर जो है वो आपको सडन अर्ज होती है कि हाँ यार मुझे पेशाब जो है वो आ रहा है, ठीक है ना। और ओवरफ्लो, रिटेंशन या ड्रिबलिंग जो है वो उसकी वजह से आपको जो है यानी कि अगर आपका पेशाब जो है वो आपको ज़्यादा आपने कब से नहीं किया हुआ तो उसकी वजह से आपको रिटेंशन या ड्रिबलिंग यानी कि पानी टपकना, पेशाब का टपकना जो है वो आपको फील हो सकता है। इट इज़ अ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स हमने करना होता है। और एडल्टरी और पोस्टमार्टम फीमेल्स के अंदर कॉमनली हम देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको स्ट्रेस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरक्लीमिया की। हाइपरक्लीमिया बेसिकली सीरम पोटाशियम जो है वो हाई होता है, हार्ट रिदम जो है वो डेंजरस आपको देखने को मिल होते हैं, टॉल टिपिक टी वेज आपको देखने को मिल होते हैं, वाइट क्यूआरएस देखने को मिल रहा होता है, रिदमिया देखने को मिल रहा होता है। एंड मोस्ट कॉमनली अभी भी ग्रुप के अंदर पूछा गया है, इट इज़ द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरक्लीमिया। तो आपने बताना होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। लेकिन अगर आपने सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करना है और आप किसी किस्म की माइल्ड हाइपरक्लीमिया है या ECG नॉर्मल है तो आपने इंसुलिन ग्लूकोज जो है देना होता है। हाइपोक्लीमिया जिसके अंदर आपको जो है वो डायरेटिक्स और इंसुलिन जो है वो आप दे सकते हैं, क्या कहते हैं इंसुलिन वगैरह जो है वो आपकी मिल के जो है वो आपको कॉमनली यू वेव्स आपको देखने को मिल रही होती है हाइपरक्लीमिया में। इंसुलिन जो है वो शिफ्ट कर रहा होता है जो कॉमन काज कर रहा होता है हाइपरक्लीमिया की। तो पोटाशियम जो है वो रिपीटली जो है वो करेक्ट ना हो तो आपको जो है मैग्नीशियम आपने जो है वो देखना होता है। फिर लास्ट वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर आपको पता है कि बाइकार्बोनेट लो होता है, कंपनसेट करने के लिए आपको जो कंपनसेटिव मैकेनिज्म होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो एसिड जो है वो गेन होता है या बाइकार्बोनेट जो है वो लॉस हो रहा होता है, जिसकी वजह जैसे डायबिटिक एसिडोसिस, रीनल फेलियर, डायरिया, उसके अंदर आपको देखना हो तो पेशेंट जो है वो कॉस्मल ब्रीथिंग के साथ जो है वो आपके पास प्रेजेंट कर रहा होता है। हम इसके अंदर आपको आप देखेंगे अल्कलोसिस के अंदर आपका बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, कंपनसेट करने के लिए आपका क्या हो रहा है कंपनसेटिव मैकेनिज्म आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपकी एसिड है। तो इसके अंदर pH जो है एलिवेट होता है, कॉमनली जो है वो कॉज होता है वॉमिटिंग, डायरेटिक्स, जिसके अंदर आपको जो एसिड होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और बॉडी के अंदर जो है वापसी आपकी बाइकार्बोनेट आपके पेशेंट के अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ वीकनेस, क्रैम्प, हाइपोकलीमिया एंड हाइपोकोलोरिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये आपको जो है वॉमिटिंग के अंदर आपको देखने को मिल रहा होता है। फिर ये जो 3 टाइप्स हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि टाइप 1 आपकी डिस्टल RTA टाइप 1 के अंदर आपको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है कि आपके जो मतलब एसिडोसिस है ना, मतलब कि बॉडी में एसिड हो रहा है।
अब एसिडोसिस क्यों हो रहा है कि आपकी जो डिस्टल ट्यूब्यूल है वो आपका जो हाइड्रोजन है उसकी जो एक्सक्रीशन नहीं करवा रहा, जिसकी वजह से H+ ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से एसिडोसिस हो रही है। तो पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ आएगा कि यूरिन की जो pH है वो मोर देन 5.5 होगी, ठीक है ना। साथ साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है, किडनी स्टोन्स, ठीक है ना, क्योंकि किडनी जो है वो यूरिन के जो है वो एसिडिक नहीं पड़ती, तो इस वजह से उसको जो है वो किडनी स्टोन का रिस्क जो है वो आपका बढ़ा देता है बिकॉज ऑफ अल्कलाइन यूरिन, ठीक है। जो स्टोन जो होते हैं वो अल्कलाइन नेचर होते हैं, तो उसके अंदर आपको जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह जो है वो आपके देखने को आपको मिल रहा है। तो टाइप 1 इज डिस्टल एसिड सिक्रीशन प्रॉब्लम। टाइप 2 जो होती है वो आपको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो है वो जो बाइकार्बोनेट है वो एक में आपका एक्सक्रीट नहीं हो रहा और एक में आपका रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो बाइकार्बोनेट जब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसकी वजह से जो बाइकार्बोनेट है वो यूरिन के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी और फेनकोनी सिंड्रोम के साथ जो है वो एसोसिएट कर रहा होता है। तो टाइप 2 इज़ अ प्रॉक्सिमल बाइकार्बोनेट वेस्टिंग। टाइप 4 के अंदर क्या होता है? टाइप 4 के अंदर आपका जो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म या फिर आपको एल्डोस्टेरोन की जो है वो रेजिस्टेंस देखने को मिल रही होती है। जब एल्डोस्टेरोन कम तो सोडियम जो है वो आपका ज़्यादा एक्सक्रीट, जब सोडियम बाहर जाएगा तो पोटाशियम और आपका हाइड्रोजन एंटर, सोडियम बाहर, यही पंप होता है ना। अगर रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा तो मुझे बताएं वाटर और सोडियम अंदर और ये दोनों चीज़ें बाहर। तो इसकी वजह से इसमें आपको जो हाइपरक्लीमिया की जो कंडीशन है वो आपको देखने को मिल रही होती है और पोटाशियम एक्सक्रीट कर जाता है, साथ साथ आपको हाइपरक्लीमिया डेवलप हो जाता है और डायबिटिक पेशेंट के अंदर सबसे कॉमन जो सी चीज़ आपको ये देखने को मिल रही होती है। सो दिस इज ऑफ इट फॉर द रीनल सिस्टम। नेक्स्ट इज द रिस्पायरेटरी सिस्टम। 5 मिनट की ब्रेक ले लें। अस्थमा की, जिसे हम दमा भी कहते हैं कॉमन से हमारी लैंग्वेज में। तो अस्थमा के अंदर आपकी जो सा पता है आपको कि एक तो इरिवर्सिबल डिजीज़ होती है, रिवर्सिबल होती है, और इसके अंदर जो एयरवेज होते हैं वो हाइपर रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी कि एलर्जी की वजह से जो है वो आपको ट्रिगर आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो कोई ना कोई अगर ट्रिगर आपको मिलता है तो उसकी वजह से आपके जो नैरो हो जाती हैं आपकी जो एयरवेज होती हैं। तो ब्रोंकोस्पाज्म जो है वो ब्रोंकोस्पाज्म म्यूकस और एयरवेज जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको जो वीजिंग, इसके अंदर जो वीज़ का लफ्ज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिसोडिक वीज़। तो वीजिंग जो साउंड्स होती हैं वो आपको जो है वो देखने को मिल रही होती है विद कफ, चेस्ट टाइटनेस और डिस्पनिया। सारों को बेशक भूल जाए बट आपने वीजिंग साउंड्स। बहरहाल वर्स्ट एट नाइट का मतलब ये है कि मोस्टली, खैर मेरा अपना एक दोस्त है बेस्ट फ्रेंड है, उसको रात को जो सिम्टम्स होते हैं ना दमे के वो बहुत गंदे होते हैं। अगर वो मोन्टेलो कास्ट ना लेकर सोए ना, अगर वो ना खाए तो उसको जो है वो नाइट सिम्टम्स होते हैं। और नाइट सिम्टम भी कब होते हैं? 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, मतलब ये होते रहते हैं उसे कॉमनली, ठीक है। तो सिम्टम जो होते हैं वो आपके एपिसोडिक होते हैं, नाइट एक्सरसाइज, कोल्ड एयर, इससे जो है वो आपका वर्स हो सकते हैं। तो ये मोटर पॉइंट याद रखने के अस्थमा जो है आपका रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है ना। होती COPD के साथ वो कर रही होती है, आपके साथ अटैच होती है, बट इट इज़ अ रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। फिर उसके बाद आ जाता है COPD के अंदर आपने 2 चीज़ों को आपने देखना होता है, विच इज़ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा। तो COPD क्या होता है? विच इज़ अ क्रोनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन ड्यू टू स्मोकिंग रिलेटेड एम्फीसीमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब MCQs में अपने याद रखना, स्मोकर विद क्रोनिक डिस्पनिया कफ विद डिक्रीज्ड FEV1 या FVC। अब अगर आपने FEV1 या FVC जो यानी कि ये वॉल्यूम्स को अगर आपने नहीं पढ़ा ना, तो आप प्लीज़ जाके रीनल रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर मैंने रैपिड रिवीजन के अंदर इतना डिटेल्स और इतनी मेहनत से ये पढ़ाया है कि अगर आप वहाँ जाके अगर ये टॉपिक देख लेना तो आपको इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। सिर्फ ये टाइटल वॉल्यूम, फोर्स, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वगैरह ये चीज़ें। तो COPD के अंदर आपको रिड्यूस्ड मिलती हैं और रिस्ट्रिक्टिव के अंदर आपको इंक्रीज मिलती है। क्यों? याद रखें ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर आपकी जो जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जो गैस है वो अंदर आती है, लेकिन जो बाहर है, बाहर जाने का जो है उसका मसला होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव होती है। रिस्ट्रिक्टिव के अंदर आपकी जो हवा होती है वो अंदर आ ही नहीं रही होती है, वो रिस्ट्रिक्ट होती है, यहाँ से वो बंद होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव, और उसके अंदर आपको जो FEV1 और FVC रेशो है वो आपकी जो है वो बढ़ जाती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का किस तरीके से पेशेंट आता है? तो COPD की टाइप है जिसके अंदर आपकी जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो आपके इनलार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनलार्ज हो जाते हैं। इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये ब्रोंक्यूल्स हैं, अगर आपके फॉर एग्जांपल रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, तो इसके अंदर ऐसे म्यूकस लाइक जो है वो फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है, इस तरीके से पस की फॉर्मेशन। दैट्स वाई इसके अंदर आपको क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ आपको देखने को मिल रही होती है, प्रोडक्टिव कफ। और सबसे इंपॉर्टेंट कि 3 मंथ्स में 3 मंथ्स इन 2 कंसेक्टिव ईयर जो है वो आपके पास 2 ईयर्स में आपके 3 मंथ्स जो है होता है पर ईयर आपके पास जो है वो आपके पास कंसेक्टिवली पेशेंट आपके पास आए। तो म्यूकस एयर पे जो है वो आपको ब्लॉक हो रहा होता है और इन्फेक्शन का रिस्क या हाइपोक्सिया जो है इसके अंदर बढ़ जाता है, बिकॉज इट इज़ एन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। तो ब्लू ब्लॉटर इज अ कॉमनली टर्म विच ऑफ साइनोसिस एंड एडिमा इसके अंदर हो रहा होता है, जो टेंडेंसी के लिए जो है वो आपको यूज़ हो रहा होता है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर आपको प्रोडक्टिव कफ मिल रही होती है, ठीक है।
एम्फेसीमा के अंदर जो आपके एल्वोलाई होती है उनके अंदर आपके ऐसे बुलाई फॉर्मेशन आपको बन जाती है, हवा अंदर आती है और इस तरीके से फंस जाती है। और इसको भी मैंने बड़ा डिटेल से पढ़ाया हुआ है कि आपकी जो कंप्लेंस होती है उसकी, अगर आपकी एम्फेसीमा है उसकी कंप्लेंस बहुत अच्छी होती है। क्यों? हवा बहुत अच्छे से अंदर आ रही है और जिसकी वजह से जो आपकी जो परफ्यूजन है और क्या कहते हैं डिफ्यूजन है और परफ्यूजन है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसके अंदर हवा फंस जाती है, हवा बढ़ जाती है और इसकी वजह से आपको बैरल चेस्ट यानी कि बड़ी हुई चेस्ट आपको नज़र आती है। क्यों? एल्वोलाई के अंदर आपकी जब हवा फंस जाती है तो वो साइज़ उसका इंक्रीज़ हो जाता है। तो एम्फेसीमा के अंदर जो एल्वोलरी वाल है उसकी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एयर ट्रैपिंग या पुअर गैस एक्सचेंज होती है। पेशेंट मोस्टली जो है वो डिस्पनिया होता है, डोमिनेंट होता है। देन जो है वो उसकी बॉडी जो है बैरल चेस्ट होती है और इसके अंदर आपको जो पिंक पफर्स आपको नज़र आते हैं। क्यों? इसके अंदर किसी किस्म की ब्लॉकेज नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है वो पेशेंट जो है वो पिंक होता है, लाइक ब्लू ब्लॉटर्स नहीं होता, साइनोसिस की कंडीशन नहीं होती। स्मोकिंग इसके अंदर मोस्ट कॉमनली काज होती है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी के अंदर जो है वो यंग एज के ऊपर आपको बेसिलर एम्फेसीमा जो है वो हो सकता है। तो पर्स लिप्स देखने को मिल रहा होता है और इसके अंदर ये डेफिशिएंसी आपने याद रखनी है। व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस? टेसिस का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ का लंबे अरसे तक जो है वो वहाँ पे ठहर जाना, यानी कि टेसिस का मतलब म्यूकस का वहाँ पे पड़ा होना। तो इसके अंदर आपकी जो ब्रोंकाई होती है वो परमानेंटली जो है वो डायलेट कर जाती है, तो इसलिए इसको कहते हैं परमानेंट एयरवे डायलेशन ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इसके अंदर क्या होती है? क्रोनिक फॉल स्मेलिंग स्पूटम होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो उसका म्यूकस होता है वो आपके जो डायलेटेड एयरवेज होते हैं वो आपके म्यूकस को क्लियर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको रिकरेंट इन्फेक्शन और फाउल स्मेलिंग स्पूटम आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है स्मेल मिलती है उसके अंदर, फाउल के अंदर। इसके अलावा रिकरेंट इन्फेक्शन। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर आपको पता है कि आपके CFTR चैनल्स होते हैं वो आपके ब्लॉक होते हैं, ठीक है। और आपको क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी होती है जिसकी वजह से वो थिक आपको जो है वो आपकी स्किन हो जाती है, वो आपकी थिक हो जाती है, ठीक है। कार्डिनल सिंड्रोम है, ये सारी जो है वो इससे एसोसिएट कर रही होती है, इंपॉर्टेंट काज होती हैं आपकी ब्रोंकाइटिस के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर पेशेंट के अंदर हेमाटोमाइसिस भी हो सकती है। फिर आपका जाता है नमूनिया। नमूनिया के ऐसा इन्फेक्शन है जिसके अंदर आपकी जो एल्वोलाई है इसके अंदर आपका जो क्या हो जाता है, आपका इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी पस पड़ी है। तो आपकी जो है वो आपकी जो नमूनिया की कंडीशन होती है उसके अंदर आपका इन्फेक्शन होता है जिसमें एल्वोलाई के अंदर आपकी फ्लूइड या पस फील हो जाती है। पेशेंट के अंदर वही कॉमन से सिम्टम्स होते हैं, फीवर, कफ, स्पूटम और प्लूरेटिक जो है वो चेस्ट पेन आपको देखने को मिल रहा होता है। सडन प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगा तो क्या होता है आपने लाजमी मुझे कमेंट में बताना है। अच्छा, डिस्पनिया आपके साथ आपको जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है चेस्ट। अब देखें सारी कंडीशन तो बहुत कॉमन सी है कि फीवर हो रहा है, फिर यार हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो देखें उसके अंदर उसने बड़ा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि इन्फेक्शन ऑफ द लंग पैरेंकाइमा काजिंग कंसोलिडेशन। तो इसके अंदर आपको जो चेस्ट टेस्ट है उसके ऊपर आपको इन्फ्लेट या कंसोलिडेशन जो है वो आपने डायग्नोस आपने लंग्स की जो है वो कंसोलिडेशन आपने देखनी होती है, ठीक है, चेस्ट टेस्ट के ऊपर। नमूनिया हैज़ इन्फिल्ट्रेट ब्रोंकाइटिस यूजुअली डू नॉट, यानी कि ब्रोंकाइटिस जो है इससे डिफरेंशिएट होता है क्योंकि जो नमूनिया में आपके जो लंग पैरेंकाइमा है वो आपके इन्वॉल्व होते हैं ब्रोंकाइटिस के अलावा। और आगे नेक्स्ट कहते हैं नमूनिया एटिपिकल नमूनिया। एटिपिकल नमूनिया कौन सा होता है? जिसके अंदर आपके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे म्यूकोप्लाज्मा है, क्लेमाइडोफिलिया है या लिगोरिलिया है, जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिम्टम जो है वो जो कंपैरेटिवली ग्रेजुअली माइल्ड होते हैं, जैसे ड्राई कफ, मोस्ट कॉमनली आपको ड्राई कफ मिलते हैं, लो ग्रेड फीवर विद डिफ्यूज इंटरस्टिशियल पैटर्न, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहे होते हैं और चेस्ट एक्सरे के ऊपर जो है आपको डिफ्यूज इंटेस्टाइनल पैटर्न देखने को मिल रहा होता है। अब लिवरीला जो है वो आपको डायरिया और हाइपोनेट्रीमिया के साथ भी जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। अगर पेशेंट डायरिया के साथ आ रहा है और जो सिम्टम्स है आपका ड्राई कफ भी हो लेकिन उसने डायरिया को मेंशन किया हो ना, तो अपने लिवरीला की तरफ जो है वो जाना होता है। फिर आपको जाता है एस्पायरेशन, यानी कि चीज़ को जो है एस्पायरेट कर जाना। एस्पायरेट नमूनिया तब होता है जब आपका ओरल या गैस्ट्रिक कंटेंट जो होता है वो लंग्स के अंदर चला जाए, यानी कि अनकॉन्शियस पेशेंट हो और अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर आप कोई भी चीज़ पिला दें। एक दफ़ा क्या हुआ, हिपैटिक इनकैफ का पेशेंट था और ग्रेड 4 का। अब हमने उसको ना 10 बार कह के गए, बेड नंबर का मुझे आइडिया नहीं है लेकिन हमारी बैग में ना बिल्कुल सामने वाला बेड था, तो हमने उसको कह के गए यार प्लीज़ इसको कुछ पिलाने नहीं, बार बार के इन्होंने कुछ खवा दिए। हमने कहा यार जब पेशेंट का देखो ना हिपैटिक इनकैफ का पेशेंट और सवेयर था, एसाइटिस भी थी, सवेयर था और ऐसे मिले मुंह से मतलब उसका ब्लड भी आ रहा था। तो हमने जो एनजी लगाई हुई थी ना वो सिर्फ इस बेस पे लगाई हुई थी जो उसका कंटेंट है वो आपको बाहर आ रहा हो। तो भाईजान उन्होंने ना मॉर्निंग का टाइम था और मुझे अभी भी याद है कि 7:45 का टाइम हो रहा होगा और उस टाइम पे उन्होंने उसको वो पानी पिला दिया। यकीन करें विद इन 5, 10, 30 मिनट्स में ना वो पेशेंट की ना एस्पायरेशन नमूनिया और पेशेंट की डेथ होगी 30 मिनट्स के अंदर। अब सारी बात है ऑन कॉल जब होते हैं तो आपको सारी बात है 8:30 तक जो है वो वेट करना पड़ता है कि नेक्स्ट जो है, और नेक्स्ट था भी संडे और आना उन लोगों ने आना भी 9 बजे तक था, वो पेशेंट जो है वो फिर आपके ज़िम्मे होता है, ठीक है।
तो एस्पिरेशन निमोनिया के अंदर अगर कोई भी चीज़ या ओरल या गैस्ट्रिक कंटेंट लंग्स के अंदर चला जाए तो उसको एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। अल्कोहल, सीजर, स्ट्रोक, अनकॉन्शियसनेस, स्वॉलिंग प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर हो तो वो हाई रिस्क के ऊपर होते हैं कि आपको एस्पिरेशन निमोनिया हो। अब इसके अंदर आपके जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फाउल स्मेलिंग स्पूटम जो है वो काज कर रहे होते हैं। तो अल्कोहलिक स्ट्रोक पेशेंट होते हैं और फाउल स्पूटम आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है। अब इसके अंदर आपके जो है वो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हो रहे होते हैं। ऊपर भी हमने जो है वो फाउल स्पूटम पढ़ा है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो आपकी डिफरेंट है। तो इसके अंदर आपके जो राइट लोअर लोब है वो कॉमनली इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो राइट लोअर लोब कॉमनली इसलिए इन्वॉल्व हो रहा होता है कि जो आपकी एनाटमी होती है, तो राइट लोअर लोब जो है वो बिल्कुल आपके जो साइड होती है, जो उसकी ट्रैकिया से जब वो नीचे आ रहा होता है तो आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं आपके राइट लोअर लोब का, वो ज़्यादा एक तो जो है वो छोटा होता है और उससे करीब होता है आपके बनिस्बत के आपके लेफ़्ट इस साइड पे होगा। तो आपकी जो राइट है वो आपको बिल्कुल सेंटर में इसके वो करेगा, प्लेस होगा एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट। तो यहाँ से कोई भी खुराक आएगी तो पहले यहाँ पे जाने के बजाय, डिस्टेंस फासला करने के बजाय वो यही है आपकी जो है राइट लोअर लोब के अंदर जो है वो आ जाएगी। तो इसके अंदर जो है राइट मेन ब्रोंको जो है तो वो आपका सबसे ज़्यादा वर्टिकल होता है। दैट्स वाई जो है एस्पिरेशन निमोनिया राइट लोअर लोब के अंदर चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। लंग एब्सेस के अंदर जो है लंग टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर आपकी जो पस होती है वो फ्लूइड पस हो जाती है, जिसको हम पस फ्लूइड कैविटी जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यूरिया एस्पिरेशन की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन के बाद भी हो सकता है। तो पेशेंट को फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, फॉल्स स्मेलिंग स्पूटम, आप देखें 3 चीज़ों में आ जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको जो चेस्ट है सीटी के ऊपर आपको कैविटरी जो सी लीजन्स हैं, कैविटरी लीजन जो है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक क्रोनिक ट्यूबरक्लोसिस को हम आपका जो आगे सार्कोइडोसिस है उसके साथ कर रहे होते हैं, बिकॉज वो आपके नॉन ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ होती है और ये आपकी ग्रेनुलोमेटस लंग डिजीज़ होती है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो पेशेंट के अंदर क्रोनिक कफ, नाइट स्वेट इज अ कॉमन साइन ऑफ वेट लॉस और हेमाटाइटिस की जो है हिस्ट्री हो रही होती है। रिएक्टिवेशन टू यूजली अफेक्ट द अपर लोब के ऊपर ना आपको, आप जब भी आपके इनके अगर एक्सरे उठा के देखें तो आपको इनके अंदर हैजीनेस आपको देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। लेकिन ये नहीं होता कि आपको हैजीनेस सिर्फ इसी की वजह से, और भी कॉमन सी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। फिर आपका आ जाता है प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन के अंदर आपकी जो प्लूरल स्पेस होती है उसके अंदर आपका फ्लूइड जो है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो पेशेंट के अंदर डिस्पनिया, चेस्ट हैवीनेस या आपके जो ब्रेथ साउंड होते हैं वो आपके डिक्रीज हो जाते हैं। सबसे बात है जब फ्लूइड वहाँ पे आ जाएगा और आपके जो लंग्स है वो उसने जब फूलना है, ठीक है ना, आपने इंस्पायरेट एक्सपायरेट के अंदर, तो सबसे बात है उसकी वजह से आपको डिस्पनिया होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड पड़ा वो जोर डाल रहा है। तो एग्जाम के अंदर आपको जो है वो डलनेस टू परक्यूजन जो है वो मिल रही होती है। क्या मिल रही होती है? डलनेस टू, मतलब परक्यूजन के ऊपर आपको डलनेस मिल रही होती है और डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं इन प्लूरल एफ्यूजन, विच इज़ वेरी कॉमन। आपको एक्सरे के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर ये आपका लंग पड़ा है ना, तो आपके जो लंग्स हैं आपको एक्सरे के ऊपर वो आपको ऐसे दिखाई देंगे यूँ। अगर लंग्स आपका यहाँ तक है ना तो समझ लीजिए ये आपका कैंसिल कर दो और यहाँ पे आपका जो है वो पूरा ऐसे फ्लूइड होगा और ये ऐसे राउंड शेप में होता है, इसको कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन होना। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो ट्रांसुडेट हार्ट फेलियर, सिरोसिस, निफ्रोटिक, इसकी वजह से जो है या इन्फेक्शन, कैंसर या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से भी जो है वो प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है। फिर आपका जाता है न्यूमोथोरैक्स। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके अंदर न्यूमोथोरैक्स कोई भी आ रहा हो ना, उसके अंदर आपको जो हाइपर रेजोनेंस जो होता है वो आपको देखने को मिल रहा होता है मोस्ट कॉमनली इन द टेंशन न्यूमोथोरैक्स। तो न्यूमोथोरैक्स क्या होता है कि आपकी जो प्लूरल स्पेस होती है उसके अंदर एयर आ जाती है जिसमें आपके जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाते हैं और पेशेंट के अंदर सडन प्लूरेटिक चेस्ट पेन होता है। अब सडन प्लूरेटिक चेस्ट पेन आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा होता है, लेकिन इसके अंदर आपने जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो देखनी होती है और एग्जाम्स के अंदर जो है वो आपका डिक्रीज ब्रेथ साउंड और हाइपोरेजोनेंस मिल रही है। तो हाइपोरेजोनेंस अगर आप देख रहे होते हैं ना तो सजेस्ट करते हैं न्यूमोथोरैक्स, ये आपने याद रखना है। डलनेस एफ्यूजन, हाइपोरेजोनेंस, न्यूमोथोरैक्स। फिर आपका जाता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में आपका जो एयर रहता है वो वन वे वॉल्व की तरह प्लूरल स्पेस के अंदर ट्रैप हो जाता है और प्रेशर मीडियल स्टीनम की तरफ जो है शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जब प्रेशर जो है वो मीडियल स्टीनम की तरफ शिफ्ट होता है तो आपको जो वेनस रिटर्न होता है वो आपका कम हो जाता है, जिससे आपको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक जो है होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की अगर कोई पूछे कि क्या कॉज हो सकती है तो आपने बताना कि इट इज़ टेंशन न्यूमोथोरैक्स, इसकी वजह से आपका हो सकता है। तो हाइपोटेंशन, जेवीटी, ट्रैकियल डेविएशन और एब्सेंट ब्रेथ साउंड जो है वो आपको टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं। तो इसके अंदर आपने जस्ट एक्सरे वगैरह का वेट नहीं करना, आपने नीडल इमीडिएट जो है वो नीडल कंप्रेशन जो है वो आपने करनी होती है टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर। फिर आपका आ जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्लॉट ब्लॉक, पल्मोनरी एम्बोली। अब देखें सडन डिस्पनिया, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, टैकीकार्डिया, डिविटी रिस्क, इसके अंदर आपको सिर्फ यही हिस्ट्री देखने को मिलेगी, कोई हाइपोरेजोनेंस या ऐसी कोई हिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर आपको जो है वो सडन डिस्पनिया, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, टैकीकार्डिया, हेमोप्टाइटिस, या एक और इंपॉर्टेंट लफ्ज़ कहते हैं उसको कहते हैं सिनकोप। सबसे बात है आपकी जहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगी, ब्लड आपको सही तरीके से नहीं मिल रहा होगा, हार्ट की तरफ पंप नहीं कर रहा होगा, ब्लड ब्लॉक हो रहा होगा, तो उसकी वजह से आपके जो है वो आप जब बॉडी की नीड्स पूरी नहीं हो रही होंगी तो उसकी वजह से आपको आंखों के आगे अंधेरा वगैरह आना जैसे वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है ARDS, जो रीनल डिजीज़ होती है आपकी,
इसके अंदर आपके जो एल्वुलाई होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे जो एल्वुलाई होती हैं वो फ्लूइड से आपकी जो फिल और आपकी जो गैस एक्सचेंज है वो आपकी नहीं कर सकते। सारी बात है, आपकी जो एल्वुलाई होती हैं आपने वहाँ से जो सा उसकी गैस की एक्सचेंज होनी होती है। तो जब आपकी गैस की एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं होगी तो डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज काजिंग सीवियर हाइपोक्सीमिया। तो जब गैस की एक्सचेंज नहीं होगी तो उसकी वजह से आपको हाइपोक्सीमिया जो सा वो देखने को मिलेगा, और एस्पिरेशन सेप्सिस हो, ट्रॉमा हो, पैंक्रेटाइटिस हो, यानी कि कोई इन्फ्लेमेशन हो जिसकी वजह से आपको जो है वो बीमारी देखने को मिल रही हो, तो उसकी वजह से आपको सीवियर निमोनिया जो है वो बाद में सीवियर निमोनिया उसके बाद जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो पेशेंट के अंदर सीवियर हाइपोक्सीमिया और बायलेटरल इन्फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिल रही होती है। क्या देखने को मिल रही होती है? बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट। तो एयर डिजीज इज अ नॉन कार्डिक पल्मोनरी एडिमा। फिर आपका आ जाता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है उनका प्रेशर बढ़ जाता है, राइट साइड जो वेंट्रिकल होता है उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है, ग्रेजुअली राइट हार्ट की जो स्ट्रेन डेवलप होना स्टार्ट होती है, पेशेंट के अंदर एक्सेशन डिस्पनिया होना स्टार्ट हो जाता है, फटीग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट और लाउड P2 आपको जो है वो सुनने को मिल रही होती है कि आपका जो पल्मोनरी वॉल्व है वो आपका लेट जो है वो फील ज़्यादा हो रहा होता है, तो आपको जो है वो लेट बंद हो रहा होता है, तो लाउड P2 आपको जो है वो देखने सुनने को जो है वो मिल रही होती है। तो इसलिए क्रोनिक लंग डिजीज़ हो या लेफ्ट हार्ट डिजीज वो कम वाली जो है वो कॉज कर सकते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन को। कोर पल्मोनरी के अंदर आपने याद रखना है कि COPD का पेशेंट है, JVD एंड विद द लेग एडिमा विच इज़ अ कोर पल्मोनरी, कि आपकी जो लंग डिजीज़ की वजह से आपकी जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है उसको कहते हैं आपकी कोर पल्मोनरी। कि आपकी जो पेशेंट है उसके अंदर आपकी जो राइट हार्ट है उसके अंदर आपको जो फ्लूइड है वो आपको बिल्डअप करता है, जिसकी वजह से आपको जगुलर वेनस डिस्टेंशन भी आपको देखने को मिल रही होती है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है कि स्लीप के अंदर जो दौरान आपका यानी कि खराटे मारना, सिंपल इज़ दैट। ठीक है ना, इसके अंदर आपके जो एयरवेज होते हैं वो आपके अब खराटे, अब मोटे जो से पेशेंट होते हैं उनका वो जो नेक की ओबेसिटी आपको मिल रही होती है, उसका जो ग्रिथ होता है वो आपका ज़्यादा होता है, तो वो आपको प्रेशर डाल रहा होता है जिसकी वजह से आपको स्नोरिंग साउंड मिलती है। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पेशेंट आता है ना, तो उसके अंदर जो ओबीस पेशेंट होता है विद स्नोरिंग विद डे टाइम स्लीपीनेस, यानी डे टाइम स्लीपीनेस क्यों होता है कि रात के टाइम वो सही तरीके से नहीं सो पाते और दिन के टाइम जो है वो आपके सो रहते हैं। तकलीफ तो उन्हें फिर भी होती है, लेकिन ये होता है कि आपके जो MCQ सिनेरियो इस तरीके से आता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो होता है तो मेरा अपना टॉपिक था जब मैं ओलंपियाड के लिए गया था, तो उसके अंदर आपने जो है वो फ्रेमिटर्स वगैरह और वो बुलवाना होता है कि हाँ बोलें, और उसके लंग्स की साउंड्स वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं। खैर, इसके अंदर जो होता है वो आपने सिर्फ जो पेशेंट होता है उसकी जो वाइफ होती है वो कंप्लेन कर रही होती हैं कि जी हमारा जो ये पेशेंट है रात को खराटे वगैरह लेते हैं, मुझे इससे जो है ना वो अलहदगी चाहिए वटेवर। सो ये एक पूरा सिनेरियो था हमने जो बनाया हुआ था। तो इसके अंदर जो एयरवेज होते हैं वो रिपीटेडली जो कोलैप्स हो रही होती है, जिसकी वजह से अपनी एपिसोड ऑक्सीजन जो है डिसैचुरेशन हो रही होती है, और 20 पेशेंट के अंदर लाउड स्नोरिंग, चॉकिंग एपिसोड्स और डे टाइम की स्लीपनेस होती है। अगर लॉन्ग टाइम हो तो उसकी वजह से रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन या पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है। इसका एक वो होता है कि CPAP हमने जो है वो देना होता है, उसकी वजह से ट्रीटमेंट है जिसके अंदर वो आपके एयरवेज जो है वो ओपन रहती हैं। फिर आपका आ जाता है लंग कैंसर। लंग कैंसर जो है वो आपका स्ट्रांगली जो है एसोसिएट कर रहा होता है स्मोकिंग के साथ, और एसोसिएट कर रहा होता है आपकी मेलिग्नेंसी को, और पेशेंट के अंदर क्रोनिक कफ, हेमेप्टोमेसिस और वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है जो आपको कैंसर की तरफ मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपको MCQs की तरफ आपको पहुंचा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं, सेंट्रल भी होते हैं, सेंट्रल में भी हो सकता है, पेरिफेरल लोकेशन भी हो सकता है, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, अपने आइडेंटिफाई होते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन जो है वो मुश्किल होती है, क्योंकि सिम्टम जो है वो आपके लंग कैंसर के लेट जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्मोकर हो, कफ हो, हेमेप्टोमेसिस और वेट लॉस होते हैं रिलेटेड टू द कैंसर। तो स्केमस काज हाइपरकैल्सीमिया, स्केमस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल काज SIADH एंड बुशेल सिंड्रोम, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नीचे एक दफ़ा देख लेते हैं कि स्केमस सेल लंग कैंसर के अंदर आपको यूजली जो आपके सेंट्रल लंग होते हैं, यानी कि सेंट्रल लंग कैंसर है उसके अंदर हो रहा होता है, और स्केमस सेल S से स्केमस, S से स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से जो है वो आपका स्ट्रांगली जो है वो कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है ना, और इसके अंदर जो है वो पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है वो आपका स्ट्रांगली प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया भी डेवलप होती है। तो पेशेंट के अंदर कफ, हेमेप्टोमेसिस और सेंट्रल मास के साथ आता है, और इसके अंदर हाइपरकैल्सीमिया होता है। तो हाइपरकैल्सीमिया विद स्मोकिंग, तो ये आपका क्लासिकल क्लू बन जाता है कि आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपका आ जाता है स्मॉल सेल लंग कैंसर, स्मॉल सेल लंग कैंसर, स्मॉल सेल नॉट स्क्वेमस, स्मॉल सेल। स्मॉल सेल के अंदर क्या होता है कि एग्रेसिव होता है, छोटे हैं, मतलब छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का, छोटे होते हैं, लेकिन जो लंग कैंसर होता है वो अग्रेसिवली न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर रिलेटेड विद द स्मोकिंग, ये भी स्मोकिंग से कोरिलेट कर रहा होता है यूजली। तो इसके अंदर सेंट्रल होती है और स्मोकिंग से रिलेट कर रहा होता है। तो इसके अंदर
अर्ली मेटास्टेसिस होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए जो है वो इसके अंदर सर्जिकल यूजुअली ऑप्शन नहीं होता। तो इसके अंदर जो है वो सेंट्रल मास, SIADH, एक्टोपिक ACTH जो होता है वो जो कुशिंग के फीचर्स होते हैं वो आपको देखने को मिल होते हैं। तो इसके अंदर हम सिर्फ केमियो और रेडियो की तरफ जो है वो जाते हैं स्मॉल सेल। फिर आपका जाता है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनो लंग जो होता है वो मोस्ट कॉमनली नॉन स्मोकर के अंदर होता है। एडिनो का मतलब ये होता है कि उन ग्लैंड्स के जिससे आपके जो है वो आपके ग्लैंड जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो यूजुअली जो है वो पेरिफेरल लंग मास के साथ आपका प्रेजेंट हो रहा होता है। और सिम्टम में आपको कफ, वेट लॉस, हेमेटोपेसिस और जो इंसिडेंटली नोड्यूल्स जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है। तो इट इज़ अ पेरिफेरल लंग मास। मीज़ोथेलियोमा के अंदर क्या होता है कि जो प्लेरा होता है उसकी मैलिग्नेंसी होती है। जो आपके एस्बेस्टॉस जो कॉमनली ऑक्यूपेशन रिलेटेड होते हैं, एस्बेस्टॉस एक्सपोजर से स्ट्रांगली एसोसिएट कर रहा होता है, ठीक है ना। प्योरली मैलिग्नेंसी एसोसिएट विद एस्बेस्टॉस एक्सपोजर। ये शिफर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं विद प्लेरल थिकनिंग जो है उसके अंदर आपके मेसोथेलियोमा आपको देखने को मिल होता है। तो एस्बेस्टॉस आल्सो इंक्रीज विद ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा रिस्क विद मीज़ोथेलियोमा। तो आपने ये शिफर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर और प्लूरल थिकनेस को आपने याद रखना है कि अगर ये वाले पेशेंट आपके पास आते हैं विद प्लूरल थिकनेस, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, एस्बेस्टोस का एक्सपोजर हो सकता है। फिर आपका आ जाता है सार्कोइडोसिस। ये जो मैं आपको पीछे पढ़ा के तो ये क्या है, नॉन कैजेटिंग रेलोमेटस डिजीज़। और आपका DD डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बना होता है, आपका TD, ये देखें TB लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका एक कॉमन सा साइन होता है विच इज़ बायलेटरल हाइलर लिम्फोडेनोपैथी विद हाइपर कैल्सीमिया। बस ये चीज़ आपको मिल गई ना। और नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमा आपने सार्कोइडोसिस को आग बंद करके लगा लेना। और पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सार्कोइडोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाता है आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, IPF जो होता है वो आपका प्रोग्रेसिव रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होता है, जिसके अंदर जो लंग्स होते हैं वो आपका फाइब्रोस होते हैं। और जो एल्डरली पेशेंट होता है उसके अंदर ड्राई कफ होती है, एक्सेशनल डिस्पनिया होता है, क्योंकि आपकी जो हवा होती है इसके अंदर जो पेशेंट होता है ना वो क्या कहते हैं अपना एडल्टरी पेशेंट होता है, उसके अंदर आपको जो एक्सटेंशनल डिस्पनिया के अंदर जो प्रेजेंट कर रहा होता है, जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो आपका डिक्रीज़ होता है, ठीक है ना। तो और FV1 FVC जो है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो सिटी के ऊपर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली होती है विच इज़ अ हनीकॉम लंग। तो रिस्ट्रिक्टेड डिजीज हैज़ अ डिक्रीज लंग वॉल्यूम एंड नॉर्मल हाई FV1 या FVC। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर आपको ये ऊपर बढ़ा दिया कि इसके थिक की सेक्रेशंस होती हैं। और सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो पेशेंट आता है, माँ कहती है कि जब मैं किस करती हूँ बच्चे को, प्यार करती हूँ, तो मुझे जो है वो अपने मुंह में जो है वो टेस्ट आता है। क्रॉप के अंदर आपने एक लाजमी चीज़ याद रखनी है विच इज़ अ बार्किंग, कफ, इंस्पायरेटरी स्टार्टर एंड स्टिपल साइन। ये आपने 3 चीज़ें याद रखनी है विच इज़ अ क्रॉप। इसके अंदर आपको जो लेरिंजियो ट्रैकाइटिस होता है यंग चिल्ड्रंस के अंदर, आपको एयरवेज की नैरोइंग जो सब आपको देखने को मिल रही होती है। एपिग्लोटाइटिस के अंदर आपको ड्रॉलिंग और ट्राइपॉड पोजीशन आपको जो है वो देखने को मिल रही है। मैं आपको पीछे भी जो है वो पढ़ा के आया हूँ कि एपिग्लोटाइटिस जो है वो क्या होता है। पेट्स के अंदर भी बहुत दफ़ा पढ़ाया होता है। और इसके अंदर एक कॉमन सी चीज़ होती है कि इसके अंदर आपको मफल्ड वॉइस जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है। कौन सी? मफल्ड वॉइस। अच्छा, फिर आपका आ जाता है प्रोड्यूसिस। प्रोड्यूसिस के अंदर आपको पता है कि बॉटरीटिला प्रोड्यूसिस इन्फेक्शन होता है, जो प्रॉक्सिमल कफिंग अटैक्स होते हैं। और पेशेंट जो है वो रिपीटेडली सीवियर कफ के बाद आपको वूप साउंड, इंपॉर्टेंट फीचर इस कि आपको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आपको वूप साउंड होती है। यहाँ पे लाजमी लिख लेना, वूप साउंड या पोस्ट से वॉमिटिंग, वो आपको जो है वो देखने को मिल रही होती है। इसके अंदर आपने जो है वो अपने ये प्रोड्यूसर्स के अंदर होता है। सॉरी, तो मुझे लगता है ये मेरे नोट्स के अंदर गलत लिखा हुआ है। सो या न्यूनेटल, हाँ ठीक है, सॉरी मैं नीचे पहुंच गया हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा यार पता नहीं मिक्सअप कैसे हो गया। खैर, वूपिंग जो कफ होती है ये आपका क्लासिकल साइन होता है। और पोस्ट से वॉमिटिंग आपने जो है वो लाजमी याद रखनी है बीच में लेट शुदा प्रोड्यूसर के अंदर आपको बॉटरीटिला प्रोड्यूसर इन्फेक्शन हो रहा होता है। क्या होता है? बॉटरीटिला प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन। इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो रिपीटेडली सीवियर कफ के बाद जो है वो वूप साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो पेशेंट आफ्टर कफ वूप साउंड प्रोड्यूसेस। NRDS जो होता है वो कॉमनली आपको बच्चों के अंदर होता है सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। प्री टर्म बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर आपने जो है वो सर्फेक्टेंट जो है वो देना होता है। जो सब स्टीरॉइड्स वगैरह होते हैं, स्टीरॉइड्स जो है वो आपके सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और इसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग ग्राउंड क्लास अपीयरेंस जो है आपको शो हो रही होती है, विच इज द क्लासिकल साइन ऑफ NRDS। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ योर एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि जो भी अकेडमी स्टार्ट करती है वो एंडोक्राइन सिस्टम से स्टार्ट करती है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको जो है वो मुश्किल होने वाली है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। और एंडोक्राइन सिस्टम की तो मैंने आपको रैपिड रिवीजन भी करवाई हुई है, तो आप वो भी जाके दे सकते हैं। तो शॉर्ट जो है वो जल्दी मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने JIT के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था।
एंडोक्राइन सिस्टम, ग्रेव डिजीज, ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, हाइपोथायराइडिज्म में होती है, टीएसएच रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं और थायराइड जो है वो ज़्यादा बन रही होती है। और पेशेंट के अंदर वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, हाइपरथायराइडिज्म की जो है वो हिस्ट्री में होती है। बस एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको एक्सोथैलेमस पाल्पिटेशन मेन इंपॉर्टेंट आपके एक्सोथैलेमस होते हैं और इसके अंदर टीएसएच रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज होते हैं। एज कम्पेयर टू हैशिमोटो इट इज़ ऑल्सो ऑटोइम्यून डिजीज, बस इसके अंदर आपको एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज़ और एंटी टीजी जो है वो देखने को मिल रही होती है। बाकी हाइपोथायराइड के जो है वो फीचर आपको देखने को मिल रहे होते हैं। देखिए हैशिमोटो एंड्स इन हाइपोथायराइडिज्म एंड ग्रेव डिजीज एंड विद हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। विद टीएसएच रिसेप्टर और इसके अंदर आपको एंटी टीपीओ जो है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं कॉमनली, ठीक है। फिर आपका आ जाता है सब एक्यूट थायराइडाइटिस। सब एक्यूट जो है वो आपको वायरल इन्फेक्शन होने के बाद आपको पेनफुल थायराइड की जो है इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिल रही होती है। एक मिनट, थायराइडाइटिस तो सब एक्यूट थायराइडाइटिस जो है वो यूजुअली वायरल इन्फेक्शन होने के बाद पेनफुल थायराइड की इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही होती है। और पेशेंट एक याद रखें कि वायद ऐसी चीज़ होती है सब एक्यूट थायराइडाइटिस जिसके अंदर टेंडर थायराइड होता है, फीवर होता है और रेज्ड ईएसआर आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ पेनफुल पोस्ट वायरल थायराइड इन्फ्लामेशन। तो पेनफुल थायराइड होगा तो सब एक्यूट है, पेनलेस थायराइड है तो हाशिमोटो या पोस्टमार्टम या साइलेंट थायराइडाइटिस होता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा ये देखिए सारी चीज़ें पेनलेस होती हैं, सब एक्यूट जो है आपका पेनफुल है तो आंख बंद करके आपने सब एक्यूट थायराइडाइटिस लगाना है। साथ अगर ईएसआर की हिस्ट्री मिल रही है तो कन्फर्म्ड है। फिर आपका जो है थायराइड स्टोम। थायराइड स्टोम ना लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और ये बहुत से बच्चों को जो है वो मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर ये थायराइड स्टोम जो है वो समझ नहीं आता। थायराइड स्टोम बेसिकली आपका लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसके अंदर पेशेंट जो होता है वो हाई फीवर, सीवियर टैकीकार्डिया, कंफ्यूजन के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसके अंदर हार्ट फेलियर के साथ साथ आ सकते हैं क्योंकि एमरजेंसी जो है वो थायराइड स्टोम अनट्रीटेड होता है। बेसिकली क्या होता है अगर जो अनट्रीटेड है पेशेंट, ठीक है, थायराइड की उससे हाइपोथायराइडिज्म में तो पेशेंट जो होता है उसको थायराइड स्टॉर्म हो सकता है। तो मैनेजमेंट के अंदर आपने जो है वो बीटा ब्लॉकर देने होते हैं और प्रोपाइलथायरोसिल, आयोडीन, स्टेरॉइड्स और सपोर्टिव केयर जो है वो आपने करनी होती है। तो गिव प्रोपाइलथायरोसिल बिफोर आयोडीन बिफोर प्रोपाइलथायरोसिल कैन वर्सन द हार्मोन सिंथेसिस के हार्मोन की जो है वो आपकी जो है वो आपकी नहीं बनेंगे। तो आयोडीन को जो है वो आपने पहले प्रोपाइलथायरोसिल देना है आयोडीन से पहले। हाइपोथायराइडिज्म कॉमन सी चीज़ है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर पेशेंट को वही सिम्टम्स है कि पेशेंट का वेट गेन है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, ड्राई फैक्टर है, सारा चीज़ है। थायराइड नोड्यूल्स क्या होते हैं? थायराइड नोड्यूल्स के अंदर आपके जो थायराइड ग्लैंड्स है उसके अंदर लोकलाइज जो है वो लंप होता है। तो हर नोड्यूल जो है वो कैंसर नहीं होता, तो लेकिन जो मैलिग्नेंसी रिस्क है वो आपको एक्सेस करना जरूरी होता है। तो हॉट नोड्यूल्स के अंदर आप दो किस्म के नोड्यूल्स होते हैं, एक कोल्ड नोड्यूल्स होते हैं, एक हॉट नोड्यूल्स होते हैं। कोल्ड नोड्यूल्स के अंदर हायर मैलिग्नेंसी होती है और हॉट नोड्यूल्स के अंदर आपको जो सारी बातें पिकअप होता है, ठीक है ना। कोल्ड नोड्यूल्स ठंडे पड़े होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो हॉट नोड्यूल्स जो है यूजुअली आपको हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यूजुअली जो है वो बिनाइन होते हैं, लेकिन कोल्ड नोड्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली सस्पिशियस होते हैं और उसके एवेल्यूएशन के अंदर आपने टीएसएच करवाना होता है। तो कोल्ड नोड्यूल्स का जो होता है वो आपने मैलिग्नेंसी अगर कोई पूछे तो आपने बताना है सॉलिडिटी नोड्यूल ऑन द स्किन आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है। फिर आपका आ जाते हैं कार्सिनोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपिलरी कार्सिनोमा दो चीज़ें याद रख लें, ऑर्फनी न्यूक्लाई एंड समोमा बॉडीज़ और विया लिम्फेटिक काज होते हैं। फॉलिकुलर थायराइड एडिनोमा बोन या लंग मेटास्टेसिस फ्रॉम द थायराइड ट्यूमर, ठीक है ना। और थायराइड कैंसर होता है स्प्रेड थ्रू द ब्लड, जहाँ भी ब्लड की बात है और लंग्स और बोन की मेटास्टेसिस हो तो आपने बताना है कि इट इज़ अ फॉलिकुलर विच स्प्रेड हेमाटोजीनियसली, बस ये याद रखना है। और पेपिलरी स्प्रेड लिम्फेटिकली। मेडुलरी थायराइड है तो आपने आंखें बंद करके आपने मैन2 के साथ उसके एसोसिएशन लगानी है। कैल्सिटोनिन ज़्यादा थायराइड क्यों, इसके अंदर आपका सी सेल यानी कैल्सिटोनिन क्या होता है। तो मेडुलरी इज फ्रॉम द पैराफ्लोरिकल सी सेल नॉट फॉलिकुलर। फिर आपका आ जाता है टाइप वन। अच्छा, इसके बाद आपकी ना एक होता है एनाप्लास्टिक। एनाप्लास्टिक बहुत ज़्यादा आपका जो है वो अग्रेसिव होता है, ठीक है। और रेडल थायराइडाइटिस के साथ जो है वो आपका रिलेट कर रहा होता है आपका एनाप्लास्टिक, जो आपका बहुत ज़्यादा टेंडर भी होता है। और उसके उसी के जो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमास होते हैं उसके अंदर आपको हॉर्सिनेस होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, तो वो आपके जो पीछे स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहा होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है? टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंट होती है और बाद में जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और पेशेंट ओबीज होता है और पेशेंट में पोलियूरिया, पॉलीटिप्स और रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और एचबीएस के अंदर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। और बेसिकली टाइप 1 आपके यंग पेशेंट में मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है, तो यंग पेशेंट बिलो द एज ऑफ 30। डायबिटिक टाइप 2 ओबीज पेशेंट के अंदर देखने को मिल होते हैं और जो पेशेंट होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मिलिटस के, तो इसके अंदर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो रही होती है। ओबीज पेशेंट होते हैं पोलियो पोलिटिप से, वो सारी चीज़ें वही होती हैं। टाइप 1 रिलेटेड टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के जो मतलब ऑल ओवर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर आपको जो है वो आपके केटोन बॉडीज़ होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इसके एब्डोमिनल पेन विद वॉमिटिंग एंड कॉस्मल ब्रीथिंग विद फ्रूटी ब्रेथ। डीके के अंदर आपको केटोन्स एसिडोसिस मिले होते हैं और एचएसएस के अंदर आपको हाइपरग्लाइसीमिया मिले होते हैं विद मिनिमल केटोन्स, ठीक है। और एचएचएस के पेशेंट के अंदर जो है वो आपको अर्ली टाइप 2 के अंदर मिले होते हैं, कन्फ्यूजन होती है और वेरी ग्लूकोज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मोर देन 600 होता है।
600 टू 1000 तक वो रिलेट कर होता है, लेकिन डायबिटिक के अंदर आपको 400 तक जो है वो आपको कहीं ना कहीं मिल रहा होता है। डायबिटिक की डोसेज 400 टू 600 तक जो है वो जा रहा होता है। अच्छा, फिर आपका आ जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जो है आपके जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज लो होता है और सिंपैथेटिक सिस्टम जो है अफेक्ट होता है। पेशेंट के अंदर जो है वो स्वेटिंग, ट्रेमर, कन्फ्यूजन, सीजर, ये इन चीज़ों की जो है वो हिस्ट्री होती है। और जैसे इंसुलिन, सल्फोनाइल यूरिया है वो आपको जो है वो अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से, क्योंकि इंसुलिन भी और सल्फोनाइल यूरियाज भी, सल्फोनाइल यूरियाज आपकी इंसुलिन की एक्टिविटी को जो है वो आपको बढ़ा देते हैं, तो दैट्स वाई मोस्ट थिंग इज़ द हाइपोग्लाइसीमिया। फिर आपका जाता है डायबिटीज़ इंस्टिपेटस, जिसके अंदर एडीएच की डिफिशिएंसी हो रही होती है। एडीएच जो है रेजिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से आपको किडनी की जो वाटर है वो रिएब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। और इसके अंदर आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्टिपेटस, जिसके अंदर आपका अपना जो सेंट्रल है उसके अंदर एडीएच जो है वो रिलीज़ हो ही नहीं रहा, तो इसके अंदर आपने डेस्मोप्रेसन देना, पेशेंट ठीक। नेफ्रोजेनिक के अंदर आपका एडीएच जो है वो बिल्कुल रिलीज़ हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, तो डेस्मोप्रेसन देने से भी कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस इसके अंदर वाटर की डिस्ट्रिक्शन वगैरह बेहतर होती है। ऐसा ही एडीएच क्या होता है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन, यानी ऐसी एक्सेसिव एडीएच की सिक्रेशन होती है, वाटर की डिटेक्शन और हाइपोनेट्रीमा होता है। और इसकी वजह हाइपोनेट्रीमा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि सोडियम अपने आप को जो है वो लूज़ करता है, जब वो लूज़ करता है तो वाटर उसको फॉलो करता है, सोडियम और वाटर साथ जो है वो बाहर जाते हैं, तो इस बॉडी के अंदर सोडियम जो है वो कम हो जाता है। इसी वजह से हम पेशेंट के अंदर जो है वो सोडियम की जो है वो टैबलेट्स जो है वो हमने जो है वो देनी होती है, ताकि जो पेशेंट के अंदर जो सोडियम का लेवल कम हो जाता है, हमारा जो बॉडी कंपनसेट कर रही होती है, ताकि जो है वो सोडियम का लेवल क्या हो जाए, आपका कंपनसेट हो जाए। तो इट इज़ ऐसा ही एडीएच। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है और कुशिंग डिजीज़ क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम आपका ऑल ओवर एक बड़ी डिजीज़ होती है। कुशिंग डिजीज़ आपकी सिर्फ पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से होती है, जिसके अंदर आपको एसिड जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहा होता, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका जो एडिनोमा होता है, जिसकी वजह से आपका कार्टिसोल आपका एक्सेसिव हो रहा होता है, पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से, इसको कहते हैं कुशिंग डिजीज़। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर आपका जो कार्टिसोल होता है वो एक्सेसिव होता है ओवरऑल कंडीशन के अंदर, जिसकी वजह से स्टेरॉइड की वजह से हो सकता है, एड्रीनल ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, या एसिड की वजह से होती है, यानी कि आपकी कुशिंग डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। तो इसके अंदर पेशेंट जो है वो सेंट्रल ओबेसिटी, मून फेस, पर्पल स्ट्राई और प्रॉक्सिमल वीकनेस के साथ सकता है। अब ये चीज़ें यहाँ पे भी हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर आपको पिट्यूटरी एसिड जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको स्टेरॉइड एक्टिविटी या स्टेरॉइड लेने की वजह से आपको जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर एसिड डिपेंडेंट है या नॉन एसिड डिपेंडेंट है, वहाँ पे जो है वो एक तो डिटेल के अंदर जाके पढ़ लीजिएगा। फिर आपका आ जाता है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ को हम प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी कहते हैं, जिसके अंदर कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन के जो है वो दोनों लो होते हैं। पेशेंट के अंदर फटीग, वेट लॉस, हाइपोटेंशन आपको देखने को मिल रहा होता है, और एल्डोस्टेरोन लो होने से आपको हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम आपका कम, सोडियम एक्सक्रीट, तो पोटाशियम आपका या H+ आपका ज़्यादा होता है, तो दोनों चीज़ें आपकी ज़्यादा होती है। तो फटीग, वेट लॉस, हाइपोटेंशन, हाइपर पिगमेंटेशन इज अ क्लासिकल साइन ऑफ एडिसन डिजीज़, दैट्स इट। फिर आपको आ जाता है एड्रीनल क्राइसिस, यानी कि सीवियर कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो जाना, जो शॉक तक आपको लेके जा सकती है। तो एड्रीनल कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी काजिंग शॉक, हाइपोटेंशन, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरक्लेमिया, विच इज आल्सो कैन बी सीन इन एडिसन डिजीज, बट वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन है, यहाँ पे आपको हाइपर पिगमेंटेशन की हिस्ट्री नहीं देखने को मिल रही होती, तो ये इमरजेंसी होता है। और इसके अंदर आपको IV हाइड्रोकॉर्टिसोन देनी होती है, फ्लूइड देने होते हैं, ताकि आपने जो हेमोडायनामिकली जो पेशेंट है उसको देखना होता है। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोन, यानी कि एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा होता है। एड्रीनल ग्लैंड के जो है वो ऑटोनोमस जो एल्डोस्टेरोन है वो आपका ज़्यादा हो जाता है, और एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम वाटर को जो है वो रिटेन कर रहा है, तो इसकी वजह से पोटाशियम जो है वो एक्सक्रीट करता है, और इसमें जो है वो आपका हाइपरटेंशन होता है। तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, तो मुझे बताएं हाइपोक्लीमिया होगा या हाइपरक्लीमिया होगा? इसके अंदर आपको हाइपोक्लीमिया देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि सोडियम की रिटेंशन हो रही है, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन आपको देखने को मिल रहा होता है। और रीनन इसके अंदर लो होता है, याद रखना, क्योंकि ये एड्रीनल ग्लैंड से जो है वो रिलीज़ हो रहा है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपका जाता है फ्यूक्रोस्टोमा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ किसके अंदर आपको एपिसोडिक हेडेक, कभी ज़्यादा कभी कम स्वेटिंग, पाल्पिटेशन और हाइपरटेंशन देखने को मिल होती है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आपने अल्फा ब्लॉकर पहले देने हैं एज कम्पेयर टू द बीटा ब्लॉकर, यानी कि A पहले B बाद में, बिकॉज ऑफ कैटाकोलामाइन सिक्रेटिंग एड्रीनल ट्यूमर, इट इज़ कैटाकोलामाइन सिक्रेटिंग एड्रीनल ट्यूमर, तो आपने याद रखना है। फिर आपका आ जाता है प्राइमरी हाइपर थायराइडिज्म, यानी कि आपके अपनी ग्लैंड का मसला होना, जिसकी वजह से आपका जो आपका पैराथायराइड हार्मोन है उससे ज़्यादा वो रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से कैल्शियम ज़्यादा, किडनी स्टोन्स मतलब आपको देखने को मिल रहे होते हैं। सेकेंडरी, यानी कि किसी और साइड से मसला हो रहा है, यानी कि सेकेंडरी तौर पे, यानी किसी और वजह से आपका जो है वो मसला हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल CKD है, तो उसके अंदर आपका फॉस्फेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो पैराथायराइड रिलीज़ होगा, तो उसके अंदर CKD पेशेंट के अंदर नॉर्मल ये लो कैल्शियम होता है कि आपका किडनी रिअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है, हाई फॉस्फेट और हाई पैराथायराइड हार्मोन है। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स टू द हाइपोकैल्सीमिया, प्राइमरी इट इज़ ऑटोनोमस पैराथायराइड हार्मोन।
पैराथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है कि आपकी जो पैराथायरॉयड हार्मोन है तो वो आपका लेवल लो होता है, जिससे आपकी कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लो फॉस्फेट ज़्यादा, या कॉमनली थायराइड सर्जरी या पैराथायरॉयड इंजरी की वजह से आपको देखने को मिल सकता है कि आपकी थायराइड सर्जरी हुई हो और उसका जो इफेक्ट होता है वो आपका पैराथायरॉयड के ऊपर हो गया, तो उसमें आपको ये दोनों साइन जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आ जाता है आपका मैन 1 और मैन 2 है। मैन 1 के अंदर आपने ये 3 पीस याद रखने हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर, पैंक्रियाटिक एड्रेनल ट्यूमर और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। मैन 1 3 पीस। मैन 2A के अंदर आपने क्या याद रखना है कि मैन 2A के अंदर आपके मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा से आपका रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको फ्यूकोरोमोसाइटोमा, पैराथायरॉयड हार्मोन, फ्यूकोरोमोसाइटोमा, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा मोस्ट कॉमनली, ठीक है, और पैराथायरॉयड की हाइपरप्लेजिया आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल रही है, यानी कि 2 पीस 1M। फिर आपका आ जाता है प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा क्या होता है? प्रोलैक्टिनोमा आपका पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, जो प्रोलैक्टिन की एक्सेसिवली जो है वो सिक्रीट हो रहा होता है, और फीमेल के अंदर गैलेक्टोरिया एमेनोरिया होता है। आपको पता है कि जो प्रोलैक्टिन होता है वो आपका GnRH को जो है वो आपको इनहिबिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका FSH और LH जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहे होते, और पेशेंट को जो है वो आपको इनफर्टिलिटी या आपका लिबिडो जो है वो आपका कम हो जाता है प्रोलैक्टिनोमा के अंदर। एक्रोमेगैली के अंदर जो है वो आपका ग्रोथ हार्मोन एक्सेस का हो जाता है। एक्रोमेगैली बेसिकली आपकी जो अडल्ट होते हैं उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट हो रहा होता है पेशेंट, और जाइगेंटिज्म जो होता है वो आपका बच्चों के अंदर होता है। क्यों? एपिफेसियल प्लेट जो होती हैं वो बच्चों के अंदर आपकी ओपन होती हैं, तो जब बच्चों के अंदर ओपन होती हैं तो उसकी वजह से उनके जो कद है वो की बड़ी होती है, लेकिन अडल्ट के अंदर कद बड़ी नहीं होती, लेकिन उनके जो हाथ मुँह पाँव होते हैं वो आपके बड़े होते हैं, ठीक है। तो एक्रोमेगैली के अंदर आपके हैंड फीट जो है वो आपके बड़े होते हैं। लास्ट वन इज़ द शहान सिंड्रोम, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ अ पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर जो है वो आपका शहान सिंड्रोम आपको देखने को मिल रहा होता है, विच इज़ फेलियर टू रेगुलेट। क्यों? अब प्रेगनेंसी से पहले आपका जो बॉडी की जो डिमांड है, फॉर एग्जांपल इतनी डिमांड है। अब सारी बात है वो बॉडी जो है उस चीज़ को कंटिन्यू रखती है। अब पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ या ब्लीडिंग हुई, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी ब्लीड हुई यहाँ से, ठीक है ना, डिलीवरी के टाइम आपकी ब्लीड हुई और डिलीवरी हो गया। अब उसके बाद जो है वो अब डिमांड इतनी है, ठीक है, और जो ब्लड की सप्लाई है वो इतनी है, ठीक है, इतनी है, और ये इतना का जो फील है वो कौन पूरा करेगा? नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से जो है वो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, आपकी जो पिट्यूटरी है वो उसकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता, उसकी वजह से आपको फेलियर टू लैक्टेट और जो कंडीशन होती है वो आपको देखने को मिल रही होती है। दैट्स इट। लाइक करके आपने जो है वो लाजमी जाना है। अब मुझे लाइक से अंदाज़ा होगा कि आपको सब कुछ जो है समझ आई है। एंड प्लीज़ मस्ट कमेंट, और इंशाल्लाह माशाल्लाह आपके जो 8 सिस्टम्स हैं वो आपके जो है वो इजीली हो गए हैं। आपने लास्ट डेज के अंदर तक भी आप जो है इन नोट्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको बड़ा सरप्राइज़ दूंगा कि आपके जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, बायोकेम, एनाटॉमी सेपरेट, फिजियोलॉजी सेपरेट, फार्माकोलॉजी सेपरेट आपको मैं पढ़ाऊँगा, ताकि आपके जो 6-6, 7-7, 2-2 MCQs हैं वो आपके कहीं ना जाए। क्लियर हो गया? तो लाइक, कमेंट और आपने जो है वो शेयर लाजमी करना है। थैंक यू सो मच गाइज़।